Hello class. Now class, we are done with 5 lectures of wave optics. हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था विथ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. हमने इंटरफेरेंस क्या होगा, किसकी वजह से होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कैसे क्या होता है, सब डिस्कस कर लिए. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे विद द फॉर्मेशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. सो आई होप क्लास जो भी लास्ट लेक्चर तक हुआ है इट इज़ ऑल क्लियर विथ यू. नाउ नेक्स्ट क्लास वी टॉक अबाउट इज स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. अब क्लास जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हमको नॉर्मली, मतलब ऐसा नॉर्मल टाइम पे जब मैं ऐसा देख रहा हूँ, नेचर में जब देख रहा हूँ, तो मुझे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली दिखाई नहीं देता है. मतलब देयर कैन बी मल्टीपल सोर्सेज, ड्यू टू दिस मल्टीपल सोर्सेज देयर कैन बी इंटरफेरेंस टेकिंग प्लेस, है ना. सुपरपोजिशन वगैरह हो रहा होगा और इंटरफेरेंस हो रहा होगा और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की वजह से ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट फॉर्म हो रहा होगा इन टर्म्स ऑफ लाइट. बट मुझे ये नॉर्मल लाइफ में दिखाई नहीं देता है. मुझे जो भी दिखाई देता है वो एक एवरेज इल्यूमिनेशन होता है. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसका बात हम लोग करेंगे. हाँ, यू कैन से कि इंटरफेरेंस ऑफ साउंड जो है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इन टर्म्स ऑफ साउंड जो है वो हमको सुनाई देता है, वो इफेक्ट समझ में आता है इन टर्म्स ऑफ बीट्स. वाटर वगैरह के भी वेव्स वगैरह दिखाई दे रहा है, कहीं पे बढ़ रहा है कहीं पे कम हो रहा है, सो वहाँ पे भी हमको इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट लाइट, स्पेशली अबाउट लाइट, सो हमको इन डेली लाइफ, इन नॉर्मल लाइफ इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस होते हुए नहीं दिखेगा लाइट का. मतलब हमको वो ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट ऐसा नहीं दिखाई देगा. हमको पूरी तरह से हमेशा कंटिन्यूअस लाइट दिखाई देता है ना. मतलब वी आर सीइंग एवरेज इल्यूमिनेशन. क्यों है, यू विल कम टू नो नाउ. बट क्लास मेरा तो इंटरेस्ट ये है ना कि मुझे ये इंटरफेरेंस देखना है. आई वॉन्ट टू सी द इंटरफेरेंस. मुझे ये ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड क्या है ये सब देखना है. सो अब नॉर्मली तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब मैं क्या करूँ. सो क्लास अगर हमको इंटरफेरेंस देखना है, इफ़ वी वॉन्ट टू सी इंटरफेरेंस, हमको ये सिर्फ और सिर्फ दिखाई देगा लैब में. ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखाई देगा, लैब में. सो अब हमें ये अगर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करना है तो हम लैब में, इन लैब वी आर गोइंग टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट्स एंड बाय दैट एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. और जब हम ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करेंगे विद सम एक्सपेरिमेंट, तो हम फॉर्म करेंगे एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. व्हाट विल बी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, कि एक ऐसा स्क्रीन होगा जिस पे ऐसा ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड फॉर्म होंगे. और ये पैटर्न को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा, सो आई विल बी एबल टू सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. क्योंकि जहाँ पे ब्राइट बैंड बनने वाला है, बोलो वहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जहाँ पे डार्क बैंड है वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, अरे यस और नो. सो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है, ब्राइट डार्क दिखाई दे रहा है. सो आई एम एबल टू सी द इंटरफेरेंस ना, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. सो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न हेल्प्स अस टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. समझ में आ रहा है क्लास. तो ये एक्सपेरिमेंट में जो लैब है उसमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके हम ये स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न को बनाएंगे और इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे. बट क्लास मैंने क्या कहा कि नॉर्मल लाइफ में हमको इंटरफेरेंस नहीं दिखाई दे रहा है. लैब में हम विद सम एक्सपेरिमेंट्स ये इंटरफेरेंस करेंगे और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाएंगे जिससे हम इंटरफेरेंस को स्टडी कर सकते हैं. बट क्लास कहना ही से ये होने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो अलग किया होगा ना. सो क्लास वो कुछ ना कुछ अलग क्या है कि अगर मुझे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखना है, अगर मुझे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है, सो क्लास ये अचीव करने के लिए मुझे कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होगा. मतलब टू सी, टू ऑब्जर्व इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड टू फॉर्म स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच आई कैन सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आई नीड टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस. वो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा और वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से एक स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा जिसके थ्रू मैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ, स्टडी कर सकता हूँ. स्टडी क्यों बोला है, क्योंकि जो ब्राइट डार्क फॉर्म हो रहा है वो वैसे के वैसे ही रहेगा, इट वोंट चेंज. डू यू गेट माई पॉइंट. सो सिंपल वर्ड्स में अगर कहूँ, नॉर्मल लाइफ में इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखता है, एवरेज इल्यूमिनेशन दिखता है. अगर आपको इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखना है, इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है, सो आपको लैब में एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ेगा
और लैब में जब आप ये एक्सपेरिमेंट्स करोगे सो यू नीड टू सेटिस्फाई सम कंडीशंस, सम एसेंशियल कंडीशंस, then only you will be able to see the interference pattern, and that will be called a steady interference pattern in which you will be able to see bright band, dark band, bright band, dark band, जिससे आपको इंटरफेरेंस कंप्लीटली प्रॉपरली दिखाई देगा. सो अभी सबसे पहले हमको यही बात करना है कि वो कंडीशंस क्या है जो हमको लैब में सेटिस्फाई करना होता है टू सी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, टू सी इंटरफेरेंस पैटर्न. सो अभी अंडरस्टैंड करना व्हाट आर द कंडीशंस. सबसे पहला कंडीशन है, द वेरी फर्स्ट कंडीशन इज, बोलो, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सोर्सेज यूज करते हैं ना, वो मल्टीपल सोर्सेज में हम अब उसको एक पर्टिकुलर नंबर दे देते हैं. वो मल्टीपल सोर्सेज में अब हम यूज करेंगे सिर्फ 2 सोर्सेज. इट कैन बी 2 और मोर सोर्सेज, बट वी विल कीप इट मिनिमम कि वी आर गोइंग टू यूज 2 सोर्सेज. समझ में आ रहा है? और उससे हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म करने वाले हैं. समझ में आ रहा है? आई एम गोइंग फॉर द मिनिमम नंबर. सो 2 sources used must be coherent. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान से सुनना है. जो 2 सोर्स आप यूज करने वाले हो वो दोनों सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर. अब कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है? द 2 सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट. कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कोहेरेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि जो 2 सोर्स मैंने यूज किया है, दिस 2 सोर्सेस हैव सेम फ्रीक्वेंसी, हैव सेम फेज. फेज मतलब क्या पता? पोजीशन ना, इन टर्म्स ऑफ एंगल. और सेम भी नहीं बोलेंगे, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. और कांस्टेंट फेज डिफरेंस. कांस्टेंट फेज डिफरेंस मतलब क्या? फेज डिफरेंस है वो चलेगा. मान लो 2 पाई का फेज डिफरेंस है 2 वेव के बीच में. सो 2 पाई का है फेज डिफरेंस, वो चलेगा, बट हमेशा कितना होना चाहिए? 2 पाई ही होना चाहिए. दैट पर्टिकुलर फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज. सो 2 सोर्स से जो वेव्स आ रही है उनका फ्रीक्वेंसी कैसा होना चाहिए? सेम. उनका फेज कैसा होना चाहिए? सेम. अगर फेज सेम नहीं है तो उनका जो फेज डिफरेंस है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट. जब ऐसा होगा तो वो 2 सोर्सेस को मैं क्या कहूंगा कि दे आर कोहेरेंट सोर्सेस. दे आर व्हाट? कोहेरेंट सोर्सेस. सो क्लास दिमाग में बिठा लो, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होता है? 2 सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, द वेव्स व्हिच आर कमिंग हैव सेम फेज, और इफ दे डोंट हैव सेम फेज दे शुड हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस शुड नॉट चेंज. डू यू गेट माय पॉइंट? तो क्लास मान लो मैं 2 अलग सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं. यहां पे आई कंसिडर 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. ऐसा मैंने कुछ 2 अलग अलग सोर्स कंसिडर किया, बल्ब कंसिडर किया. सोर्स S1, सोर्स S2, दोनों का पावर मान लो 60 वैट है ना. कंडीशन क्या कहते हैं? 2 सोर्सेस विच आर यूज टू फॉर्म इंटरफेरेंस पैटर्न मस्ट बी कोहेरेंट. और ये उसका कंडीशन है, उसका मतलब ये है. सो क्लास मेरा अभी क्वेश्चन ये है कि मान लो मैंने 2 सोर्स लिए हैं, S1, S2, दोनों का पावर वगैरह सेम है, 2 सोर्सेज भी सेम है. तो क्लास आपको क्या लगता है कि ये दोनों सोर्स में से आने वाली जो लाइट वेव होगी उनका फ्रीक्वेंसी विल बी सेम और डिफरेंट? क्या लगता है आपको? इनमें से जो आने वाली लाइट वेव्स है उनका फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग होगा? व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा पॉज करना, थोड़ा सोचना. नाउ क्लास द आंसर फॉर माय क्वेश्चन विल बी कि ये 2 सोर्स में से जो लाइट आने वाली है उनका फ्रीक्वेंसी कभी भी सेम नहीं होगा. देयर फ्रीक्वेंसी विल नेवर बी सेम. दे विल नेवर एवर हैव सेम फ्रीक्वेंसी. उनका फ्रीक्वेंसी अलग ही होगा. इनफैक्ट आप कोई भी 2 डिफरेंट सोर्सेज हो लाइट की, इफ आई कंसिडर 2 ट्यूब लाइट्स, इफ आई कंसिडर 2 बल्ब, है ना, इफ आई कंसिडर एनी 2 सोर्सेज, 2 डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोई भी 2 डिफरेंट सोर्स लिया है ना, 2 डिफरेंट LEDs,
टू डिफरेंट एनी सोर्स, बल्ब है, टॉर्च है, टू डिफरेंट टॉर्चेस। सो क्लास आपको देखने पे वो सेम लगेगा, दोनों टॉर्च सेम है, दोनों ट्यूबलाइट सेम है, दोनों बल्ब सेम है, पावर वगैरह सेम है, बट उनसे दो अलग सोर्स से जो आने वाली वेव्स होती है उनका फ्रीक्वेंसी कभी सेम नहीं होता है। उनके फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा ही, चाहे वो स्लाइट डिफरेंस हो कि बड़ा डिफरेंस हो। नॉर्मली जो डिफरेंस होता है वो स्मॉल ही होता है, और अगर स्मॉल डिफरेंस भी है तो डिफरेंस है। यहाँ पे हमको जो भी चाहिए वो एग्जैक्टली सेम चाहिए, बट यहाँ पे एग्जैक्टली सेम नहीं आता, उनमें डिफरेंस आएगा, फ्रीक्वेंसी वोंट बी सेम। And if the frequency is not same, can I say the two sources are not coherent, are incoherent? So दो अलग source, two different sources of light जो appear कर रहा है सेम, हमको लग रहा है सेम है, बट उनसे जो लाइट वेव्स आ रही है उनकी जो फ्रीक्वेंसी वो कभी सेम नहीं होती। सो टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, आप दो बल्ब ले लो, दो ट्यूबलाइट ले लो, कोई भी दो सोर्सेज लो अलग अलग, उनका फ्रीक्वेंसी कभी सेम नहीं होता है। देयर फ्रीक्वेंसी इज नेवर सेम, देयरफॉर टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट, दे आर इनकोहेरेंट। क्या होता है वो? इनकोहेरेंट। डू यू गेट माय पॉइंट? सो क्लास अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कैसे कैसे हो सकता है कि दो अलग अलग सोर्स जो है वो दोनों इनकोहेरेंट, मतलब अगर ऐसा कोई भी दुनिया में दो सोर्स लोगे तो वो इनकोहेरेंट ही होगा, उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा। ऐसा क्यों? वाई आर वी सेइंग दिस? दोनों सोर्स दिखने पे तो सेम लग रहे, फिर भी उनका फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, फिर भी वो इनकोहेरेंट है, ऐसा क्यों? तो क्लास अंडरस्टैंड करना, इसका रीज़न हमको मिलता है बाय द मेथड, मतलब हम जो मेथड फॉलो करते हैं लाइट एनर्जी जनरेट करने के लिए, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लाइट प्रोड्यूस करने के लिए, उससे हमको ये समझने मिलता है। अंडरस्टैंड करना ऐसा क्यों होता है कि दो डिफरेंट सोर्सेज का फ्रीक्वेंसी कभी सेम नहीं होगा, दो डिफरेंट सोर्सेज हमेशा इनकोहेरेंट होगा। अंडरस्टैंड इज वेरी केयरफुल। सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हम क्या करते हैं, मान लो एक ट्यूबलाइट लिया है, सो ट्यूबलाइट में क्या है? एटम्स है ना। सो बोलो हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट के लिए स्विच ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाएगा, है ना, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और मान लो यहाँ पे ट्यूबलाइट में है ना जो एटम्स है वो ऐसे है, बराबर ना। हमने ट्यूबलाइट में कुछ ना कुछ मटेरियल यूज़ किया, उसमें कुछ ना कुछ तो एटम्स हो गए ना, गैस वगैरह जो भी है उसके एटम्स हो गए ना। सो बोलो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना ऐसे, अरे यस और नो? सो वो एटम्स में ऐसा इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ क्लास सी व्हाट हैपेंस। बोलो ये हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पास किया, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके किसको हिट करेगा? कहना ऐसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को ना। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाके किसको मिलने वाला है? इलेक्ट्रॉन को। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, बोलो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को गेन करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को गेन करेगा, जैसे ही ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, कहना ऐसे वो एक्साइट होगा एंड इट विल परफॉर्म एक्साइटेशन। एक्साइटेशन मतलब क्या कि वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा ना ऐसे। अरे यस और नो? इट विल जंप ना, और भी होगा ऐसा, इट विल जंप ना। दिस यू हैव स्टडीड इन एटम्स मॉलिक्यूल्स कि मैं एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स ने एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, दे विल परफॉर्म ट्रांजिशन, दे विल गेट एक्साइटेड फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। यस और नो? अब क्लास होगा क्या कि जैसे ही ये जंप करके ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाता है, अपने ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में जाता है, सो बोलो वहाँ पे जब वो रहता है तो ये एटम जो वो अनस्टेबल हो जाता है ना, इट बिकम्स अनस्टेबल क्योंकि किसी दूसरे के ऑर्बिट में। सो अब यहाँ पे कितने टाइम के लिए वो रहता है? 8⁻⁸ सेकेंड, सॉरी 10⁻⁸ सेकेंड। बोलो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन फिर से जंप करेगा ना फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू इट्स ओरिजिनल ऑर्बिट। अरे यस और नो? और क्लास जब ये इलेक्ट्रॉन फिर से हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करेगा, सो बोलो वो क्या रेडिएट करता है? एनर्जी ना। और वो एनर्जी किसके टर्म्स में होता है? फोटोन। फोटोन मतलब क्या? लाइट। दिस इज द वे लाइट इज प्रोड्यूस्ड। तो कोई भी सोर्स में यही होता है, कोई भी सोर्स में, बल्ब में फिलामेंट है ना, ट्यूबलाइट में गैस मॉलिक्यूल्स है, हो रहा क्या है? गैस मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, हो रहा क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रहा है। बोले ट्यूबलाइट में, बल्ब में एटम्स है, वो आके एटम को हिट करता है, जैसे ही एटम को हिट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो गए, वो लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट जंप करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन किसी और ऑर्बिट में है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो अनस्टेबल हो जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ वो 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रुकता है। दिस यू हैव स्टडीड इन एटम्स मॉलिक्यूल्स।
और वो 10⁻8 के बाद फिर से ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जंप करता है तो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फोटॉन्स। और अगर फोटॉन्स आ रहा है मतलब क्या आ रहा है, लाइट। इस तरीके से लाइट एमिट होगा, इस तरीके से हमको लाइट एनर्जी मिलता है, इस तरीके से लाइट प्रोड्यूस होता है ये पर्टिकुलर सोर्स में से। लाइट विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस विद दिस पर्टिकुलर मेथड। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट क्लास? अब क्लास अंडरस्टैंड करना, बोलो ये जो रेडिएशन हो रहा है, बोलो फोटोन बाहर आ रहा है ना, तो फोटोन का एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, वेर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ना। नाउ क्लास ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, बोलो ये ट्रांजिशन हम कंट्रोल करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंट्रोल करता है? कैन आई से इट इज कंट्रोल बाय द इलेक्ट्रॉन ना। और वो जो ट्रांजिशन है वो काफी रैंडम होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मर्जी होता है कि वो ट्रांजिशन कैसे करेगा। It can go from 4 to 1, it can go from 3 to 1, it can go from 2 to 1, it can go from 4 to 3, it can go from 3 to 2, yes और नो, कैसा भी ट्रांजिशन वो कर सकता है। वो ट्रांजिशन काफी रैंडम होता है और उसके ट्रांजिशन के हिसाब से ही जो लाइट एमिट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी डिसाइड होता है। कैन आई से क्लास, एक पर्टिकुलर कोई भी सोर्स में देयर विल बी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स, और वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स का मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिशन होगा, और जब वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिशन होगा तो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज बाहर आएगी ना, और वो सब फ्रीक्वेंसीज मिलके, वो सब वेव मिलके एक कंबाइंड वेव बनाती है, एक एवरेज फ्रीक्वेंसी देती है। वो कुछ ना कुछ एवरेज फ्रीक्वेंसी देगी, और लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका वैल्यू, उसका ऑर्डर होता है 10⁻14 हर्ट्ज। कितना होता है? 10⁻14 हर्ट्ज। ऐसा कुछ ना कुछ वैल्यू देगा फ्रीक्वेंसी का, एवरेज फ्रीक्वेंसी का जो लाइट बाहर आ रहा है। सो ये एक सोर्स ने दिया। अब बोलो दूसरे सोर्स में भी यही होगा, हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम्स है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उन्होंने ट्रांजिशन किया और लाइट एनर्जी दिया। बोलो जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन किया है और इनमें से जो फ्रीक्वेंसी बाहर है वो भी एक एवरेज फ्रीक्वेंसी देगा ना। अब क्लास ये सोर्स में और ये सोर्स में, दो अलग सोर्स में जो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है और जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है और जो एवरेज फ्रीक्वेंसी दे रहा है, बोलो ये एवरेज फ्रीक्वेंसी, ये हर एक ट्रांजिशन का फ्रीक्वेंसी कब सेम होगा? मतलब हर एक जो वेव निकल रहा है इंडिविजुअली एक एक ट्रांजिशन से, उनका फ्रीक्वेंसी कब सेम होगा? जब दोनों सोर्सेज में जो ट्रांजिशन है वो एग्जैक्टली सेम होगा ना। then only the average frequency of the combination of millions and billions of waves which are produced will be same na. But class, is there any probability कि दोनों सोर्स में जो ट्रांजिशन हो रहा है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिशन हो रहा है, वो सेम हो? नहीं ना, देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी। वाई? क्योंकि ये जो ट्रांजिशन है वो हम कंट्रोल नहीं कर रहे, ये कौन कंट्रोल करता है? इलेक्ट्रॉन। और जब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर रहे हैं, सो देयर इज नो चांस इन द टू सोर्सेस कि मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रांजिशन एग्जैक्टली सेम हो। और अगर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजिशन एग्जैक्टली सेम नहीं है, सो कैन आई से ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ ट्रांजिशन जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा और जो एवरेज फ्रीक्वेंसी बनाएगा वो भी एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। मतलब ये दोनों सोर्सेज का जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कैसे आने वाला है? अलग अलग, बिकॉज देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी फॉर द ट्रांजिशन टू बी सेम। देयरफॉर टू सोर्सेज विल ऑलवेज हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। बट सर हमको कैसे सेम दिखता है वो? अरे बाबा ऑर्डर तो देखो 10⁻14, मतलब 14 जीरोज है। हाँ, वो जो डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी आता है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है, वो थोड़ा सा ही आएगा, फिर भी आएगा, मतलब 1000 में, 2000 में, 10,000 में, ऐसा। बट 10⁻14 में लास्ट के 4 डिजिट में डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमारे लिए तो वो डिफरेंस काफ़ी छोटा है, और वो डिफरेंस इतना छोटा है कि हमको फील नहीं होता है। तो हमको क्या लगता है कि वो दोनों सोर्सेज का फ्रीक्वेंसी कैसा है? सेम है। बट इन रियलिटी देयर इज अ डिफरेंस, और छोटा सा भी डिफरेंस होगा, थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा, स्लाइट डिफरेंस होगा। सो इन टर्म्स ऑफ लाइट वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी मतलब एग्जैक्टली सेम। 100.1 तो दूसरे का भी 100.1, 100 मतलब दूसरे का भी 100, देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस। तभी ही वो दो सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? दे विल बी कॉल्ड एज कोहेरेंट सोर्स। और जो दो अलग सोर्सेज है उसमें कभी फ्रीक्वेंसी सेम होने का प्रोबेबिलिटी नहीं है। स्लाइट डिफरेंस होगा, डिफरेंस होगा ही, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग होगा ही। तो क्या ये दुनिया में कोई भी दो अलग सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम हो सकता है? नो। सो टू डिफरेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, दे विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट। डू यू गेट माई पॉइंट?
समझ में आ रहा है क्या क्लास? इसलिए दो अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होते हैं, हम दो अलग सोर्स को कभी भी कोहेरेंट नहीं कह सकते हैं। समझो इस बात को, समझ में आ रहा है क्या क्लास? इस तरीके से होगा। और अब समझना कि भाई देयर इज एवरेज इल्यूमिनेशन। अब क्लास ये जो ट्रांजिशन हो रहा था यहाँ पे, ये न्यूक्लियस था और ये जो ऑर्बिट्स थे, ये जो ट्रांजिशन, और मैंने क्या बोला था कि 10⁻⁸ सेकंड में रहता है और यहाँ पे मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो बोलो 10⁻⁸ सेकंड के लिए यहाँ पे रहता है, मतलब उसका टाइम पीरियड टू स्टे इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट इज 10⁻⁸ सेकंड ना। बोलो तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? टाइम पीरियड इज व्हाट? 0.10⁻⁸ सेकंड। So बोलो what will be the frequency? Can I say frequency will be 1/10⁻⁸ second? That is n will be 10⁸ hertz ना, that is at 10⁸ per second. इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकेंड में कितने ट्रांजिशंस हो गए? 10⁸. कितने ट्रांजिशंस हो गए? 10⁸. There will be 10⁸ ट्रांजिशंस। और क्योंकि इतने हाई नंबर ऑफ ट्रांजिशन हो रहा है तो बोलो वो ट्रांजिशन हम कंट्रोल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर रहा है? इलेक्ट्रॉन कंट्रोल कर रहा है ना। और जब ये ट्रांजिशन बार बार होते रहेंगे, इतने एक सेकंड में ट्रांजिशन हो गए, तो कहना है इसे उससे जो आने वाला लाइट होगा उसका जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होगा, क्या वो दोनों सोर्सेज का फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा ना। तो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे जब दो अलग अलग सोर्सेज का वेव्स मिलेगा, बोलो वो आने वाले वेव्स का फ्रीक्वेंसी, बोलो एक ही सेकंड में 10⁸ ट्रांजिशन वापस फिर से होते जा रहा है ना, और ट्रांजिशन हमेशा रैंडम है। सो कहना ऐसे बाहर जब वो आ रहा है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ स्लाइट डिफरेंस फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर आएगा ना। इट विल नेवर कम आउट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, द एवरेज फ्रीक्वेंसी विल कीप ऑन चेंजिंग स्लाइटली। सो दोनों सोर्स का एवरेज फ्रीक्वेंसी थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। सो ये जो स्क्रीन पे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, सो उन पे बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है दोनों वेव्स का। सो बोलो बार बार फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो बार बार फेज डिफरेंस विल रिमेन कांस्टेंट और फेज डिफरेंस विल कीप ऑन चेंजिंग। क्या ऐसे फेज डिफरेंस विल कीप ऑन चेंजिंग? और अगर फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा। बोलो पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो कभी वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कभी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, कभी वो कैसा अपेयर करेगा? ब्राइट, कभी वो कैसा अपेयर करेगा? डार्क। अरे एक सेकंड में 10⁸ टाइम्स हो रहा है ये, मतलब कहना है इसे ये पॉइंट्स पे जो ब्राइट डार्क होगा वो काफी फास्ट होगा ना। कभी के लिए ब्राइट डार्क। बोलो इतना ज्यादा फास्ट हो रहा है कि हमारा माइंड उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। और हमारा माइंड जब उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा तो बोलो एक एवरेज इल्यूमिनेशन बन जाएगा ना। और ब्राइट डार्क पे हमेशा डोमिनेट करेगा ही ना भाई। जहाँ पे ब्राइटनेस वहाँ पे डार्कनेस थोड़ी ना होगा। व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट ना। सो लाइट है तो ब्राइटनेस आने ही वाला है। तो बोलो ब्राइट डार्क इतना फास्ट हो रहा है। बोलो इवेंचुअली हमको पूरा वो कैसे दिखाई देगा? ब्राइट। और हमको नेचर में क्या दिखता है? एवरेज इल्यूमिनेशन। वी आर नॉट एबल टू सी द कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वी आर नॉट एबल टू सी द इंटरफेरेंस बिकॉज ये इतना फास्ट हो रहा है। मैंने क्या बोला? एक सेकंड में 10⁸ ट्रांजिशन हो गए। 10⁸ ट्रांजिशन हो गए, वो ट्रांजिशन काफ़ी रैंडम हो गए। और ये ट्रांजिशन इतने रैंडम है कि इनसे आने वाला जो लाइट है उसका जो एवरेज फ्रीक्वेंसी होगा इट विल कीप ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन और बहुत फास्ट चेंज होगा। सो दोनों सोर्सेज के वेव्स का फ्रीक्वेंसी रैंडमली बार स्लाइटली चेंज होते ही जा रहा है, बार। तो जब जाके वो स्क्रीन पे मिलेंगे सो थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। सो कैन आई से अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा बहुत चेंज होते जा रहा है बार ड्यू टू रैंडम ट्रांजिशन, कैन आई से उनका फेज भी चेंज होता रहेगा। तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है एट डिफरेंट पॉइंट्स, इसके जो मल्टीपल वेव्स आ रहे हैं उसके, वो भी बार चेंज होता रहेगा ना। और ये ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि एक सेकंड में 10⁸ ट्रांजिशन हो रहा है। तो यहाँ पे जो वेव्स मिल रहे हैं और उनके बीच में जो सुपरपोजिशन हो रहा है वो भी काफ़ी फास्ट होगा। और जब वो काफ़ी फास्ट है तो यहाँ पे एट सम पॉइंट्स कंस्ट्रक्टिव होगा, एट सम पॉइंट डिस्ट्रक्टिव होगा एंड इट विल कीप ऑन चेंजिंग क्योंकि ट्रांजिशन हमेशा कैसा है? रैंडम। एवरी टाइम द फ्रीक्वेंसी इज थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट, एवरी टाइम द फेज डिफरेंस इज डिफरेंट। कभी कंस्ट्रक्टिव का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कभी डिस्ट्रक्टिव का। तो सेम पॉइंट पे कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव, कभी कंस्ट्रक्टिव, कभी डिस्ट्रक्टिव। और ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो हमको ब्राइट डार्क ऐसा दिखाई दे रहा है। बोलो इतना फास्ट होगा कि हमको क्या दिखाई देगा? एवरेज इल्यूमिनेशन। और वो एवरेज इल्यूमिनेशन की वजह से हमको क्या लगेगा कि लाइट हमेशा के लिए है कंटिन्यूसली एंड वी वोंट बी एबल टू सी द इंटरफेरेंस पैटर्न। डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये होता है जब दो अलग सोर्स हम कंसिडर करते हैं।
So two different sources can never have the same frequency, can never have the same phase difference. Therefore, these two sources can never be coherent. They are incoherent. बोलो इनकोहेरेंट सोर्सेज की वजह से आपको स्क्रीन पे हमेशा लाइट दिखाई देगा ना, मतलब दो सोर्सेज का जो इंटेंसिटी है वो पूरी तरह से स्क्रीन पे दिखाई देगा. सो याद रखने का, जब भी दो इनकोहेरेंट सोर्सेज होगा तो स्क्रीन पे आपको पूरा इंटेंसिटी दिखाई देगा, और वो जो टोटल इंटेंसिटी है वो कॉम्बिनेशन है किसके इंटेंसिटी का, दो सोर्सेज का. मतलब मान लो एक का इंटेंसिटी I1, एक का इंटेंसिटी I2, आपको पूरा लाइट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सिर्फ, देयर इज नो इंटरफेरेंस. सो जो लाइट दिखाई दे रहा है उसका इंटेंसिटी होगा ना कुछ, इस पे लाइट आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा. तो वो इंटेंसिटी क्या होगा, सोर्स 1 का इंटेंसिटी प्लस सोर्स 2 का इंटेंसिटी, द टोटल इंटेंसिटी I1 प्लस I2. सो जब भी इनकोहेरेंट सोर्सेज होता है हमको सिर्फ स्क्रीन पे इंटेंसिटी दिखाई देता है, लाइट दिखाई देता है, और वो लाइट का जो लाइट दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे उसका इंटेंसिटी क्या होता है, दोनों सोर्सेज के इंटेंसिटी का एडिशन है ना. पहला सोर्स स्टार्ट किया तो उसका लाइट आ रहा है, दूसरा सोर्स स्टार्ट किया तो उसका भी लाइट आ रहा है, तो लाइट बढ़ गया ना, मतलब क्या हुआ, दोनों का इंटेंसिटी ऐड हो गया. सो ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. फॉर टू को इनकोहेरेंट सोर्सेज देयर इज नो इंटरफेरेंस गोइंग टू टेक प्लेस. मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है फिर भी हमको लग नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म नहीं हो रहा है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, देयर इज एवरेज इल्यूमिनेशन. एंड इफ देयर इज एवरेज इल्यूमिनेशन, लाइट आ रहा है तो लाइट का कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगा, और वो लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों के इंटेंसिटी का एडिशन. सो द टोटल इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन विल बी I1 प्लस I2, टू सोर्सेज का इंटेंसिटी. सो क्लास दिमाग में बिठा लो, दो डिफरेंट सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होंगे, दे विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट, एंड दे आर गोइंग टू गिव एवरेज इल्यूमिनेशन फॉर विच द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी एडिशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द टू सोर्सेज, दैट इज I1 प्लस I2. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. सो क्लास अगर दो सोर्सेज, टू डिफरेंट सोर्सेज आर इनकोहेरेंट, सो अब हम कोहेरेंट सोर्सेज आएंगे कैसे, क्योंकि हम तो हमेशा दो अलग सोर्सेज ही यूज कर रहे थे ना. सो नाउ हाउ टू गेट कोहेरेंट सोर्सेज, दो सोर्सेज कब कोहेरेंट हो गए. सो क्लास कोहेरेंट सोर्सेज हमको मिलता नहीं है, कोहेरेंट सोर्सेज हमको बनाना पड़ता है, और वो बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज़ करते हैं. उसमें से 2-3 टेक्निक्स आप ये चैप्टर में सीखोगे वन बाय वन. अभी के लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, उसके बाद आगे जाके आपको और 1-2 टेक्निक पता चलेगा. द मोस्ट कॉमन टेक्निक विच वी विल यूज़ इसके बाद वाले एक्सपेरिमेंट में, दैट इज, अब देखो कोहेरेंट सोर्स कैसे बनेगा. मैं एक प्राइमरी सोर्स दूंगा, यहाँ पे हम हेल्प लेते हैं हाइजेंस वेव थियरी का, हाइजेंस प्रिंसिपल का. बोलो मैं यहाँ पे एक प्राइमरी सोर्स ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्लिट ले रहा हूँ, स्लिट, आई एम कंसिडरिंग अ स्लिट ऐसा, और ये स्लिट में ये जो है ये ओपनिंग है, दिस इज द ओपनिंग. बोलो ना अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थियरी कहना ऐसे, ये जो लाइट आने वाला है वो किसके फॉर्म में आएगा, वेव फ्रंट ना, दैट इज स्पेरिकल वेव फ्रंट, और ये स्पेरिकल वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचा है ऐसा, लाइक दिस. अब बोलो हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज व्हाट, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एमिटिंग सेकेंडरी वेव्स. सो देखो ना, मैंने यहाँ पे जहाँ पे ओपनिंग रखा था, जहाँ पे वो स्लिट था, है ना, स्लिट था, ओपनिंग था, बोलो वहां पे जो पॉइंट्स होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स, और क्या एमिट करेगा, सेकेंडरी वेव्स. अरे यस और नो. सो बोलो ये क्या बन गया, सोर्स S1, ये क्या बन गया, सोर्स S2. अब बोलो अगर यहाँ पे स्क्रीन है तो इसका वेव्स आ रहा है, यहाँ पे अगर स्क्रीन है इसका वेव्स आ रहा है, बोलो क्या करेगा, सुपर पोजिशन, और जब ये सुपर पोजिशन करेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इंटरफेरेंस, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव. बोलो क्या फॉर्म करेगा, ब्राइट डार्क, और क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न ना. बोलो ये दोनों सोर्सेस एक ही सोर्स से डिराइव्ड है ना. सो एक सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो ये दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा ना. अरे दे आर डिराइव फ्रॉम वन सोर्स, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो दोनों इसका फ्रीक्वेंसी होगा. सो बोलो दोनों का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सेम. दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट. और जब ऐसा होगा हम इसको क्या कहेंगे, दिस विल बी टू कोहेरेंट सोर्सेस. क्या कहेंगे इसको, कोहेरेंट सोर्सेस. Yes or no, they are derived from one source. और एक सोर्स का तो फ्रीक्वेंसी वही रहने वाला है जो एक सोर्स का है, उसको थोड़ी हम कंपेयर कर रहे हैं. तो इसका जो फ्रीक्वेंसी वही इन दोनों का फ्रीक्वेंसी होगा. बोलो फ्रीक्वेंसी दोनों सोर्स का कैसा होगा, सेम, क्योंकि इवेंचुअली इट इज डिराइव फ्रॉम वन सोर्स. तो ये दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये दोनों सोर्स का अगर फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, तो ये दोनों सोर्सेज क्या हो गए, कोहेरेंट. दिस इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग व्हाट, कोहेरेंट सोर्सेज. देयर आर मल्टीपल मेथड्स, बट ये अभी हम यूज करने वाले हैं. आई होप यू आर क्लियर विद दिस मेथड. हमने एक प्राइमरी सोर्स लिया, हाइजेंस प्रिंसिपल से बोला लाइट किसके फॉर्म में आएगा, वेव फ्रंट. हमने एक स्लिट रखा है, वो स्लिट में 2 ओपनिंग है. अब जैसे ही वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगा, एवरी पॉइंट ऑन दैट वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स. बोलो ये एक सोर्स बन जाएगा, ये एक सोर्स बन जाएगा, और क्या एमिट करेगा, वेव्स.
और जब ये वेव्स एमिट करेगा तो बोलो ये दोनों सोर्सेज के वेव्स जाके ये स्क्रीन पे मिलेगा और सुपर पोजिशन करेंगे, और सुपर पोजिशन करने के बाद क्या फॉर्म करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। तो बोलो ये दोनों सोर्सेज कैसे हुए कोहेरेंट, क्योंकि दोनों सोर्सेज का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, सेम, बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वन पर्टिकुलर सोर्स। तो एक सोर्स का फ्रीक्वेंसी जो होगा वही दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा, और इवेंचुअली कैसा होगा, सेम, और बाकी सब कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। वी से दिस टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ क्रिएटिंग कोहेरेंट सोर्सेज। सो दो अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा, दे विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट। वी हैव टू अप्लाई डिफरेंट मेथड्स to create coherent sources, and one of the method is this. I hope this is very much clear with you. Now second point class, second condition, two sources must be monochromatic. monochromatic मतलब क्या, monochromatic का मतलब होता है सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ, है ना, रेड तो रेड, ब्लू तो ब्लू, ग्रीन तो ग्रीन, ओनली सिंगल कलर, यस और नो। तो दो सोर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो मोनोक्रोमेटिक होने चाहिए, दे कैन नॉट बी पॉलीक्रोमेटिक, मतलब वो जो सोर्स है वो मल्टीपल कलर्स एमिट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम होगा ना क्लास, हमको इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न में हमको ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क चाहिए। मतलब अगर मैंने रेड कलर यूज किया है सो यहाँ पे रेड ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर रेड, फिर डार्क, फिर रेड, फिर डार्क, फिर रेड, फिर डार्क, ऐसा चाहिए, ब्राइट डार्क चाहिए। बोलो अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक सोर्स यूज करूंगा तो क्या होगा, वहां पे ब्राइट डार्क बनेगा, क्या देयर बी अ कलर्ड पैटर्न ना, क्योंकि हर एक कलर का, अगर मैं पॉलीक्रोमेटिक यूज करता हूं, मान लो एक ही पर्टिकुलर सोर्स में देयर आर मल्टीपल कलर्स, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, रेड भी है, तो बोलो स्क्रीन पे जब ग्रीन ब्लू रेड के वेव्स जाके मिलेंगे, मान लो मैं एक ऐसा सोर्स ले रहा हूं जिसमें मल्टीपल कलर्स है, मतलब वी आर कंसिडरिंग टू सोर्सेस दैट इज कोहेरेंट सोर्सेस में मल्टीपल कलर्स है, मतलब क्या कि मान लो इट इज मेड अप ऑफ ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू, सो बोलो क्या होगा, कैन आई से स्क्रीन पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पे ग्रीन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रीन वहां पे क्या बनना चाहिए, डार्क ना, बट मान लो यही पॉइंट्स पे जो रेड है, रेड वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो बोलो अकॉर्डिंग टू रेड वहां पे क्या आ जाएगा, ब्राइट ना, सो वहां पे रेड कलर हमको दिखाई देगा। ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए जहां पे येलो दिखाई देगा, ऐसे कुछ पॉइंट्स हो गए जहां पे हमको ग्रीन दिखाई देगा, ब्लू दिखाई देगा, यस और नो। सो मल्टीपल कलर की वजह से एक कलर्ड पैटर्न फॉर्म होगा, ना कि ब्राइट डार्क, क्योंकि अलग अलग कलर का वेवलेंथ वगैरह अलग है, प्रॉपर्टीज वगैरह अलग है। तो कुछ पॉइंट पे जहां पे रेड डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं वहां पे ग्रीन कंस्ट्रक्टिव कर सकता है, जहां पे ग्रीन डिस्ट्रक्टिव कर रहे हैं वहां पे रेड कंस्ट्रक्टिव कर सकता है। इवेंचुअली क्या होगा, ग्रीन ब्लू रेड येलो ऐसा सब कलर फॉर्म होगा और कलर्ड पैटर्न फॉर्म होगा। सो क्लास दोनों सोर्सेज कैसे होने चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, सिंगल कलर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्लास, नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा बोल मान सकते हैं कि पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो वो ये है, YDSE, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये समझ गया, चैप्टर इज डन, कुछ नहीं बचा है फिर ये चैप्टर में। सो क्लास, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वॉज द फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंट to show formation of steady interference pattern, to show interference of light experimentally in the lab by satisfying the needed conditions। अभी हमने जो conditions बोला है वो conditions को satisfy करके Young's double slit experiment was the first experiment to show interference of light to form steady interference pattern। अब वो एक्सपेरिमेंट था क्या, वो एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म हुआ था, क्या हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, वही हमको अभी सीखना है। सो क्लास, सबसे पहले तो अब क्या बोला है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अभी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे पहले तो बोलो, सबसे पहला कंडीशन क्या सेटिस्फाई करने का, देयर मस्ट बी टू कोहेरेंट सोर्सेस। तो यंग ने
किस तरीके से कोहेरेंट सोर्सेज को बनाया, जो हमने मेथड फॉलो किया था वो, जिसको कहा जाता है डबल स्लिट। उसने एक सोर्स लिया, उसके आगे ऐसा बोल सकते हैं एक कार्डबोर्ड लिए, है ना, जिसको हम क्या कहेंगे, स्लिट। स्लिट मतलब क्या कि एक कार्डबोर्ड होगा जिसके अंदर नैरो ओपनिंग होगा। अब उसने ये स्लिट के अंदर 2 नैरो ओपनिंग कंसिडर किया, है ना। ये नैरो ओपनिंग को से नाम दिया S1 S2 ऐसा। बोलो नाउ अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, इससे जो लाइट आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, वेव फ्रंट ना, इस तरीके से। बोलो वेव फ्रंट जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो ये जो पॉइंट है ऑन द वेव फ्रंट किसकी तरह वेव करेगा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। और अगर ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है तो ये क्या एमिट करेगा, सेकेंडरी वेव्स। और ये जो सेकेंडरी वेव्स है ये क्या है, ये दोनों सोर्स के वेव्स है। और ये दोनों वेव्स के फ्रीक्वेंसी कैसे होंगे, सेम। फेज डिफरेंस कैसा होगा, कांस्टेंट। और ये जाके स्क्रीन पे हिट करेगी और सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स करेगी, इंटरफेरेंस करेगी, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, और अकॉर्डिंग टू द सेटिस्फाइंग कंडीशंस वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव करके ब्राइट डार्क बैंड्स बनाएगी और क्या फॉर्म करेगी, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो इस तरीके से यंग्स ने 2 कोहेरेंट सोर्सेस को फॉर्म किया था। समझ में आ रहा है। सो अब मैं यहाँ पे सीधा ये कोहेरेंट सोर्सेस कंसिडर कर रहा हूँ, द सोर्सेज विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स। बोले ये सोर्स का फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहेगा ना कुछ, वही ये 2 सोर्स का रहेगा और दोनों सोर्स का फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब दोनों सोर्स कैसे कोहेरेंट। सो अब अगर मैं ये 2 सोर्स को यहाँ पे बनाऊँ ऐसा, लाइक दिस इज सोर्स S1 एंड दिस इज सोर्स S2। समझ में आ रहा है क्लास, एम आई क्लियर विद दिस। सो ये पहला सोर्स है, ये दूसरा सोर्स है, दिस 2 सोर्सेस आर कोहेरेंट सोर्सेस। मान लो मैं यहाँ से ऐसा एक लाइन ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ईयर ऐसा, लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्लास। अब क्लास कुछ टर्म्स है, अच्छे से ध्यान दे के समझना। सोर्स से स्क्रीन का जो डिस्टेंस होगा, कोहेरेंट सोर्सेस से जो स्क्रीन का डिस्टेंस होगा, दैट इज कैपिटल डी। व्हाट इज कैपिटल टी? कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। ये सब जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ क्लास, द टर्मिनोलॉजीज विच आई एम टेलिंग नाउ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। कंफ्यूजन जरा भी नहीं होना चाहिए। सो व्हाट इज कैपिटल टी? डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन। ये स्क्रीन है जिसपे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है क्लास। नेक्स्ट इज क्लास, अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे वो प्राइमरी सोर्स होगा ना, दिस समवेयर हियर विल बी द प्राइमरी सोर्स जिससे सेकेंडरी सोर्स बना है, ठीक है। उसके रिस्पेक्ट से हम एक रेफरेंस लाइन ले लेते हैं यहाँ पे, दिस विल बी द रेफरेंस लाइन, ऐसा, लाइक दिस। ये रेफरेंस लाइन है, ऐसा कुछ। अब क्लास ये दोनों सोर्सेस जो हमने कंसिडर किए, द 2 कोहेरेंट सोर्सेस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल डी। क्या कहते हैं इसको? स्मॉल डी। एवरीथिंग हियर इज केस सेंसिटिव क्लास। स्मॉल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 कोहेरेंट सोर्सेस। सो कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द स्क्रीन, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन द 2 सोर्सेस। समझ में आ रहा है क्लास। मान लो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, दिस इज पॉइंट O, ऐसा कंसिडर किया मैंने। समझ में आ रहा है क्लास। सो बोलो ये उसके एग्जैक्टली सेंटर में है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये क्या होगा, d/2, और ये डिस्टेंस क्या होगा, d/2। सो ये वाला डिस्टेंस d/2 है, ये वाला डिस्टेंस d/2 है। एम आई क्लियर विद दिस? सो क्लास ये हमने सब बता दिया, अभी अरेंजमेंट क्या है। आप देखो आगे होगा क्या। बोलो ये 2 कोहेरेंट सोर्सेस से वेव्स एमिट होगा और ये वेव्स जाके ये स्क्रीन पे मिलेंगे। ये सोर्स के वेव्स आएंगे, ये सोर्स के वेव्स आएंगे और डिफरेंट पॉइंट्स पे मिल के सुपरपोजिशन करेंगे ना। और क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है
तो सुपरपोजिशन होगा, और जब सुपरपोजिशन होगा तो उसका इफेक्ट आएगा, दैट इज इंटरफेरेंस, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड बनेंगे और वो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न को फॉर्म करेगी। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो। अब वो स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे फॉर्म होता है वही हमको देखना है। वंस अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ। बोलो, अब हमने पूरा अरेंजमेंट कर दिया है, हमने एक पर्टिकुलर प्राइमरी सोर्स लिया, वो पर्टिकुलर प्राइमरी सोर्स से दो सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्सेज बने। So these two sources are coherent. They have same frequency and the waves will have constant phase difference. अब ये दोनों सोर्सेज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज स्मॉल डी, जो सोर्स से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल डी। और फिर हमने जो भी था आगे इन टर्म्स ऑफ जो भी कैलकुलेशन के टर्म्स में डिस्टेंस वगैरह है वो सब कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया है। अब बोलो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज है, बोलो ये दोनों कोहेरेंट सोर्सेज क्या एमिट करेगा? वेव्स इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। और इनके जो वेव्स है दोनों सोर्सेज के वो ये स्क्रीन पे आएगी, स्क्रीन पे इंसिडेंट होंगे, सच दैट दोनों सोर्सेज के जो वेव्स है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, ये पर्टिकुलर स्क्रीन के डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेंगे। और जब ये दोनों सोर्स के वेव्स डिफरेंट पॉइंट्स पे मिलेंगे, n नंबर ऑफ पॉइंट्स पे मिलेंगे, तो सुपरपोजिशन करेगी। और जब उनका सुपरपोजिशन होगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? इंटरफेरेंस विल टेक प्लेस, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देयर विल बी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर विल बी formation of bright band, bright point. Due to destructive interference there will be formation of dark band, dark point. अब वो कैसे डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, कैसे डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट बनता है, उसकी वजह से कैसे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, वही हमको सीखना है। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? अरे यस और नो? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो क्लास आगे अंडरस्टैंड करना कैसे स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होगा। अंडरस्टैंड दिस वेरी 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 क्लियरली। नाउ क्लास ऑन द स्क्रीन स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए मान लो सबसे पहले मैं ये पॉइंट ओ कंसिडर करता हूं। पॉइंट ओ, फॉर पॉइंट ओ, ये वाला मान लो ये सोर्स से, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स, बोलो ये दोनों सोर्सेज हर एक डायरेक्शन में वेव एमिट करेगा ना। सो मान लो ये सोर्स से जो वो मल्टीपल वेव्स एमिट कर रहा है उसमें से एक वेव आया ऐसा, और इसमें से एक वेव आया ऐसा, लाइक दिस। सो एक वेव आया ऐसा, एक वेव आया ऐसा, लाइक दिस। नाउ कैन आई से क्लास इफ आई जॉइन दिस हियर लाइक दिस, सो कैन आई से यहां पे क्योंकि ये d/2 है, d/2 है, सो बोलो ये एंगल यहां पे कितना है? 90 है। बोलो ये दोनों एंगल भी कैसा रहेगा? सेम। और ये वाला एंगल भी कैसा रहेगा? सेम। अरे ये ऐसा नो, तो दोनों ट्राइंगल कैसा है? सिमिलर ना। और दोनों सा एंगल सिमिलर है तो बोलो ये वाला साइड, ये वाला साइड कैसा रहेगा? सेम ना। और ये वाला साइड जो है और ये वाला साइड जो है वो दोनों सोर्स से पॉइंट ओ का क्या है? डिस्टेंस। मतलब ये दोनों सोर्स से जो वेव आ रहा है उसका क्या है? वो पाथ लेंथ ना। सो S1 से जो वेव आ रहा है पॉइंट ओ पे उसका पाथ लेंथ क्या है? S1O। और S2 से जो वेव आ रहा है O पे उसका पाथ लेंथ क्या है? S2O। कैन आई से बाय सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल हियर S1O पाथ लेंथ फ्रॉम सोर्स 1 टू O, S2O पाथ लेंथ फ्रॉम सोर्स S2 टू O विल बी सेम ना। सो व्हाट डू वी से? पॉइंट O पे S2O is equal to S1O, that is path length of S1 to O and S2 to O। ये दोनों कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। ये सोर्सेस मल्टीपल वेव्स एमिट करेगा और यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाला है। वो इंटरफेरेंस पैटर्न किस तरीके से बनता है अभी मुझे वो देखना है, तो उसके लिए मैंने कंसिडर किया ये स्क्रीन पे पॉइंट O। बोलो ये जो पॉइंट O है इस पे ये जो वेव्स आ रहा है S1 से एक वेव आ रहा है, बोलो मल्टीपल वेव्स एमिट करेगा, मल्टीपल वेव्स एमिट करेगा। उसमें से मैंने एक वेव कंसिडर किया, एक वेव कंसिडर किया जो पॉइंट O पे आ रहा है ना। और इसका वेव पॉइंट O पे पहुंचा, इसका वेव पॉइंट O पे पहुंचा। इफ आई स्टडी हियर ज्योमेट्रिकली आई सी दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर। इफ दिस टू ट्राइंगल आर सिमिलर कैन आई से दिस साइड एंड दिस साइड विल बी सेम।
But what is this side? The path length of S1 to O, that is S1O. The path length from S2 to O, that is S2O. बोलो दोनों जो पाथ लेंथ है फॉर सोर्स S1 एंड S2 टू O जो वेव्स आ रहा है उनके लिए पाथ लेंथ कैसा होगा? सेम. सो S2O एंड S1O इज सेम. नाउ क्लास, इफ S1O एंड S2O इज सेम, कैन आई से जो पाथ डिफरेंस होगा वो पाथ डिफरेंस, दैट इज पाथ लेंथ का डिफरेंस, वो कैसे कैलकुलेट होता है? H2O माइनस S1O से ना, क्योंकि ये दोनों सेम है. तो बोलो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 0. यस और नो. और बोलो अगर पाथ डिफरेंस 0 है, पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी क्या होगा? 0 ना. इफ पाथ डिफरेंस इज 0, फेज डिफरेंस इज 0. बोलो पाथ डिफरेंस किसके लिए 0 हो सकता है? पाथ डिफरेंस किसके लिए 0 हो सकता है? फेज डिफरेंस किसके लिए 0 हो सकता है? कैन आई से इट विल बी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. जब भी पाथ डिफरेंस 0 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो cos फाई का वैल्यू मैक्सिमम होगा ना. मतलब वहाँ पे क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और क्या होगा? इंटेंसिटी बढ़ेगा. मतलब वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ब्राइट बैंड. मतलब एट पॉइंट O कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. और बोलो क्या फॉर्म करेगा? ब्राइट बैंड. अरे यस और नो. और क्लास, ये जो ब्राइट बैंड होगा ना, ये जो ब्राइट बैंड, ये ब्राइट बैंड को मैं कहता हूँ सेंट्रल ब्राइट बैंड. क्या कहता हूँ मैं? सेंट्रल ब्राइट बैंड, दैट इज CBB. सो पॉइंट O पे फॉर्म हो रहा है CBB. समझ में आ रहा है? और सबसे पहले हमने CBB सेंट्रल ब्राइट बैंड बना लिया है. अब आपको क्लास याद रखना है, जो CBB होता है, ये जो सेंट्रल ब्राइट बैंड होता है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है. रेफरेंस पॉइंट का मतलब है, बोलो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे ना, तो यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस होगा वो कैलकुलेशन हमेशा किसके रिस्पेक्ट से होगा? CBB. यहाँ पे क्या फॉर्म किया हमने? ब्राइट बैंड. सो व्हाट डिड आई से कि फॉर पॉइंट O, बोलो जो सोर्सेज से वेव्स आ रही है उनका पाथ लेंथ कैसा है? सेम. उनका पाथ डिफरेंस क्या है? 0. क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 है, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है, तो बोलो वो किसका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और क्योंकि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो बोलो इंटेंसिटी विल मैक्सिमम और मिनिमम? इट विल बी मैक्सिमम. एंड एज इट इज मैक्सिमम, the point appears to be bright, there will be formation of bright band, there will be formation of bright point. So point O पे bright point बनेगा, bright band बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? central bright band, that is CBB. और वो हमारा reference point होगा. ये हमने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाना स्टार्ट कर दिया है. हमने सबसे पहले सेंट्रल ब्राइट बैंड उसका बना दिया. डू यू गेट माई पॉइंट? अब मान लो क्लास, मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट. मान लो मैं स्क्रीन पे एक रैंडम पॉइंट कंसिडर करता हूँ, और वो जो रैंडम पॉइंट है वो यहाँ पे है कहीं पे. आई एम कंसिडरिंग अ रैंडम पॉइंट P. आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे. बोलो ना इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ना, तो कोई ना कोई पॉइंट पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फॉर्म होने वाला है. तो उसमें से मैंने एक पॉइंट लिया, पॉइंट P. सो बोलो अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोलो अब ये सोर्स से वेव जाएगा. सो इफ आई कंसिडर, बोलो अब ये सोर्स से जो वेव जा रहा है उसमें से एक वेव S1 से यहां तक जाएगा P तक, ऐसा. और एक वेव यहां से जाएगा ऐसा. यस और नो? सो S1 से ऐसा P तक, और S2 से ऐसा P तक. S1 से एक वेव जाएगा, S2 से एक वेव जाएगा P तक. अरे यस और नो? और बोलो ये पॉइंट पे आके मिलेगा. बोलो जब ये दोनों वेव्स, दोनों सोर्सेज के वेव्स ये पॉइंट पे आके मिलेंगे, सो कैन आई से दे विल सुपर इम्पोज, दे विल परफॉर्म सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा. और वो इंटरफेरेंस या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है. कंस्ट्रक्टिव हुआ तो क्या? ब्राइट. डिस्ट्रक्टिव हुआ तो क्या? डार्क. अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा पॉइंट P पे, यह हमको फाइंड आउट करना है. मतलब अगर पॉइंट P पे मुझे कंस्ट्रक्टिव चाहिए, सो क्या कंडीशन होना चाहिए?
और पॉइंट पी पे अगर मुझे डिस्ट्रक्टिव चाहिए तो क्या कंडीशन होना चाहिए, कब पॉइंट पी पे कंस्ट्रक्टिव की वजह से ब्राइट बैंड फॉर्म होगा और कब पॉइंट पी पे डिस्ट्रक्टिव की वजह से डार्क बैंड फॉर्म होगा, इसका कंडीशन क्या है, इसका तरीका क्या है फॉर्म करने का, ये अभी मुझे जानना है। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? सो अब मैंने क्या बोला, मैंने पॉइंट पी लिया है, दोनों सोर्सेज से पॉइंट पी पे वेव जा रहा है और क्योंकि वेव्स पॉइंट पी पे जा रहा है तो ये क्या करेगा, सुपरपोजिशन, ये क्या करेगा, इंटरफेरेंस। ये जब इंटरफेरेंस करेगा तो पॉइंट पी पे या तो कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या तो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, या तो ब्राइट बैंड या तो डार्क बैंड। कब ब्राइट होगा कब डार्क होगा, अब इसके लिए हमको कंडीशन फाइंड आउट करना है। डू यू गेट माई पॉइंट? सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना अभी आगे मैं क्या कर रहा हूँ। सो सेकेंड we are talking about point P. So point P के लिए अब अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले if I talk about path difference between the two waves, तो बोलो पाथ डिफरेंस क्या होगा। अब बोलो सोर्स 1 से जो वेव जा रहा है उसका पाथ लेंथ कितना है, S1P, और सोर्स 2 से जो वेव जा रहा है उसका पाथ लेंथ कितना है, S2P। कहना इसे अब दोनों का जो पाथ लेंथ है वो सेम नहीं है ना। देखो ना यहां से अगर इसको ज्वाइन किया ऐसा लाइक दिस, सो देखो ना इसका पाथ लेंथ इतना है, इसका पाथ लेंथ यहां तक और ये एक्स्ट्रा पाथ लेंथ है ना उसका। सो दोनों का पाथ लेंथ सेम है क्या अलग अलग है? बट ऑब्वियस ना अलग अलग है। S2P का ज्यादा है, S1P का कम है, दे बोथ हैव डिफरेंट पाथ लेंथ। और अगर पाथ लेंथ अलग अलग है तो उनमें क्या होगा, पाथ डिफरेंस। और वो जो पाथ डिफरेंस है मान लो इट इज डेल्टा पी, वो कितना है, वो कितना है पाथ डिफरेंस। कैन आई से इट इज S2P माइनस S1P। यस और नो, पॉइंट P पे व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, S2P माइनस S1P। अब ये S2P माइनस S1P का वैल्यू क्या है आई डोंट नो, तो मुझे ये वैल्यू अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्लास? आई नीड टू कैलकुलेट दिस। लेट्स क्लास अब हमको S2P माइनस S1P फाइंड आउट करना है। मान लो ये पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूं एज स्मॉल x। अब क्लास व्हाट इज स्मॉल x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, और ऐसा बोल सकते हो बैंड फ्रॉम CBB, distance of any point on the screen from CBB is x। क्लास O से यहाँ पे एक पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो। सो पॉइंट O से स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट का जो डिस्टेंस लोगे वो क्या होगा, x। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना मत। ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, x वाला, ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि x क्या है, व्हाट इज x। x इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द CBB। अगर CBB से कोई भी बैंड का कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो, x। डू यू गेट माई पॉइंट? अरे यस और नो। सो क्लास अभी अंडरस्टैंड करना, ये डिस्टेंस x है। अब मान लो मैं ऐसा कंसिडर करूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ये है M1, दिस पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज M2। चलो फटाफटा अभी S2P माइनस S1P फाइंड आउट करते हैं। सो थर्ड स्टेप, आपको दो ट्राइंगल दिखाई देंगे यहाँ पे। सबसे पहला इन ट्राइंगल S1M1P, देखो S1M1P राइट एंगल ट्राइंगल S1M1P दिखता है। बोलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, S1P का स्क्वायर विल बी व्हाट, S1M1 का स्क्वायर प्लस, कैन आई से ये पूरा क्या है, पूरा फ्रॉम CBB, ये पूरा क्या है x, और उसमें से ये क्या है d/2। सो कैन आई से यहां पे जो ये वाला डिस्टेंस है PM1, हमको ये चाहिए ना S1M1P, तो मुझे अभी चाहिए PM1। सो बोलो ये पूरा कितना है x, उसमें से कितना निकाल दिया d/2, तो मुझे क्या मिलेगा PM1। सो बोलो PM1, यहाँ पे जो PM1 है अब मुझे उसका वैल्यू चाहिए। सो कहना ऐसे S1P का स्क्वायर उसको ऐसे ही रहने दिया। बोलो S1M1, कहना ऐसे S1M1 इज कैपिटल D
सो दिस इज डी का स्क्वायर प्लस वॉट, बोलो पी एम वन क्या है, कैन आई से पी एम वन एस एक्स माइनस डी बाई टू द होल स्क्वायर. सो टेल मी क्लास, अभी एस वन पी द होल स्क्वायर क्या होगा, कैन आई से यहाँ पे ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई फोर. सिमिलरली क्लास इन ट्राइंगल एच टू एम टू पी, तो एच टू पी का स्क्वायर हो जाएगा एच टू एम टू स्क्वायर प्लस पी एम टू स्क्वायर. नाउ इफ यू कैलकुलेट दिस, सो एच टू पी का स्क्वायर होगा, बोलो एच टू एम टू क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू द होल स्क्वायर. तो बोलो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई फोर. अब क्लास दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, एच टू पी का स्क्वायर माइनस एस वन पी का स्क्वायर. yes or no, so this will be what, d square plus x square plus xd plus d square by 4 minus d square minus x square plus xd minus d square by 4. बोलो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो कैन आई से दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एच टू पी माइनस एस वन पी इंटू एच टू पी plus S1P is what, 2XD. so H2P minus S1P क्या हो जाएगा, 2XD अपॉन H2P प्लस S1P. अरे यस और नो क्लास, समझ में आया, सीधा सीधा ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं है भाई, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है. आई होप दिस इज क्लियर. सो क्लास ये हमको मिला H2P माइनस S1P का वैल्यू 2XD अपॉन H2P प्लस S1P. अब क्लास ये वाले स्टेप पे ध्यान देना क्लास. अब ये जो D आता है ना, D एक्सपेरिमेंटली ये जो D है इट इज इन मीटर, और ये जो X आता है ना, X ये आता है इन टर्म्स ऑफ मिलीमीटर. D किस में है, मीटर में, X किस में है, मिलीमीटर में. सो कैन आई से x is much smaller than d ना, ये जो x है x it is much smaller than d. तो क्लास ये x काफ़ी छोटा है, x काफ़ी छोटा है, हमने बड़ा बताया x काफ़ी छोटा है. सो कहना ऐसे क्लास, अगर x काफ़ी छोटा है तो ये जो H2P है, ये जो S1P है, जो H2P है, जो S1P है, वो ऑलमोस्ट कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट ना. इफ x इज वेरी स्मॉल, कैन आई से ये जो H2P है, ये जो S1P है, वो ऑलमोस्ट कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट. और क्योंकि वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिखाई देगा, सो बोलो भाई अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होगा, D के. समझो यार, ये जो D है, D इससे 1000 टाइम्स बड़ा है और ये डिस्टेंस काफ़ी छोटा है. तो अगर मैं ये डिस्टेंस को काफ़ी छोटा कर दूं यहाँ पे ऐसा, तो ये S1P H2P ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट ना. और ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा तो ये डिस्टेंस S1P और H2P अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, D के ना. They will be approximately equal to D. I am saying approximately. You have to understand this. So H2P is equal to S1P is approximately what, D. But H2P minus S1P is not equal to 0. थोड़ा सा तो डिफरेंस है, अप्रॉक्सीमेटली डी के इक्वल बोला है, तो H2P माइनस S1P जीरो नहीं है, उसका कुछ ना कुछ छोटा सा वैल्यू होगा. जीरो ले लिया तो खत्म हो जाएगा भाई यहाँ पे. सो मैंने क्या बोला, H2P एज x इज वेरी स्मॉल, H2P and S1P are approximately equal to D, are approximately equal to D, but H2P minus S1P is not equal to 0. So if I substitute here, तो क्या मिलेगा, कैन आई से H2P minus S1P will be 2x small d upon 2 capital D. बोलो 2 कैंसिल, बोलो H2P minus S1P is what, small x, ये small x small d by capital D. बोलो यही क्या है, पाथ डिफरेंस.
So path difference is what? Small x small d by capital D. This is the very first formula we get for Young's double slit experiment, a very important formula class. The path difference in YDSE is calculated by what? X small d by capital D, x small d by capital D, x small d by capital D. अरे yes or no? समझ में आ रहा है? Are you clear with this? Next class, अब हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो ये है. नाउ क्लास अंडरस्टैंड करना कि ये पॉइंट P पे कंस्ट्रक्टिव होगा, डिस्ट्रक्टिव होगा, कब कैसे क्या होगा वो हमको अंडरस्टैंड करना है, और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न भी पूरा कैसे बनेगा. सो नाउ क्लास, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस that is Brideband, for Brideband, for constructive interference that is Brideband, can I say path difference क्या होता है? It is n lambda ना. path difference क्या होता है? n lambda. और बोलो यहाँ पे path difference क्या है? small x small d by capital D. तो ये भी path difference है, ये भी path difference है. So now can I say, if I compare this, can I say small x small d by capital D will be equal to what? n lambda. So if I talk about x, तो बोलो x को मैंने लिखा xn will be n lambda capital D by D. बोलो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होता था? 0 1 2 3 if you remember. तो यहाँ पे भी n क्या है? 0 1 2 3. अरे yes or no? अब देखो क्लास, if I substitute the value, बोलो x क्या है? डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द CBB ना. इफ आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू, तो देखो x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? कैन आई से इफ आई सब्सटीट्यूट n एज 0, तो बोलो सबसे पहले क्या होगा? 0. फिर क्या होगा? कैन आई से इफ आई सब्सटीट्यूट 1, इट विल बी लैम्डा d बाई डी. बाद में क्या होगा? 2 लैम्डा d बाई डी. बाद में क्या होगा? 3 लैम्डा d बाई डी. बाद में क्या होगा? 4 लैम्डा d बाई डी, एंड सो ऑन अप टू n. सो क्लास अंडरस्टैंड करना ना. बोलो ये सब कौन से डिस्टेंस है? ये वो फॉर्मूला है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बोलो ये सब x क्या है? डिस्टेंस ना. डिस्टेंस फ्रॉम द CBB to different points. 0 lambda d by d, 2 lambda d by d, 3 lambda d by d, 4 lambda d by d are the distances from the CBB. जहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ब्राइट बैंड. जहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ब्राइट बैंड. ये सब वो डिस्टेंस हो गए जहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ब्राइट बैंड. सो अगर पॉइंट P पे ये जो x का डिस्टेंस है, इसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, तो बोलो पॉइंट P पे क्या बनेगा? ब्राइट बैंड. बोलो अगर x इक्वल टू 0 है, मतलब ये ही ना O पे, बोलो क्या फॉर्म होगा? सेंट्रल ब्राइट बैंड. फिर बोलो लैम्डा डी बाई डी पे, यहां से डिस्टेंस लैम्डा डी बाई डी पे, ये फॉर्म होगा फर्स्ट ब्राइट. देखो CBB इज द रेफरेंस, सो इट इज टेकन एज 0, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट. सो CBB को फर्स्ट ब्राइट नहीं मानना होता है. CBB के बाद जो ब्राइट होता है वो फर्स्ट ब्राइट. फिर उसके बाद बोलो क्या फॉर्म होगा? सेकेंड ब्राइट. फिर क्या फॉर्म होगा? थर्ड ब्राइट. फिर क्या फॉर्म होगा? फोर्थ ब्राइट. ऐसे n नंबर ऑफ ब्राइट बैंड्स फॉर्म हो गए. सो CBB से ये सब डिस्टेंस पे ऊपर और नीचे इक्विवेलेंटली, ऊपर और नीचे ये सब डिस्टेंस पे क्या फॉर्म होगा? ब्राइट बैंड. क्या फॉर्म होगा? ब्राइट बैंड. डू यू गेट माई पॉइंट? सो मैंने जो पॉइंट P लिया है उसमें से अगर ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस है x, अगर इसमें से कोई भी डिस्टेंस है तो बोलो वहाँ पे ब्राइट बैंड बनेगा वो पर्टिकुलर नंबर का. Do you get my point? So at this particular point there is formation of bright band on this particular screen. समझ में आ रहा है क्लास? Next is for destructive interference. That is
dark band. For destructive interference that is dark band. बोलो path difference क्या होता है 2n minus 1 lambda by 2 where n is what 1 2 3 and so on. बोलो if I compare now बोलो what do I get? Can I say small x small d by capital D is what 2n minus 1 lambda by 2. So x of n क्या होगा? What will be x of n now? So x of n will be, it will be बोलो 2n minus 1 2n minus 1 lambda capital D by 2d. ये होगा वो डिस्टेंस का फॉर्मूला फ्रॉम द CVB जहाँ पे क्या फॉर्म होगा डार्क बैंड्स. अरे यस और नो बोलो n का वैल्यू यहाँ पे क्या है n is 1 2 3 and so on. So now class if I substitute here can I say x will be what? बोलो कैन ऐसा अगर मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो दिस विल बी लैम्डा डी बाई 2d. फिर क्या होगा 3 लैम्डा डी बाई 2d. फिर क्या होगा 5 लैम्डा डी बाई 2d. फिर क्या होगा 7 लैम्डा डी बाई 2d एंड सो ऑन. मतलब ये CVB से ये सारे डिस्टेंस पे ऊपर और नीचे बोलो क्या फॉर्म होगा डार्क बैंड. सो अगर पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर CVB इसमें से कोई भी डिस्टेंस है तो बोलो वहाँ पे वो पर्टिकुलर नंबर का क्या फॉर्म होगा डार्क बैंड. क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो बोलो ये क्या है बोलो दिस विल बी व्हाट फर्स्ट डार्क, दिस विल बी व्हाट सेकेंड डार्क, दिस विल बी व्हाट थर्ड डार्क, दिस विल बी व्हाट फोर्थ डार्क. ऐसे बनते जाएगा ऊपर नीचे. सो इस तरीके से ये सारे डिस्टेंस पे क्या बनने वाले हैं देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट बैंड एंड डार्क बैंड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न. डू यू गेट माय पॉइंट. सो ये होगा ये कंडीशन ये फॉर्मूला दिस आर वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंस और ये सब डिस्टेंसेस. आई होप क्लास दिस इज क्लियर विथ यू. सो नाउ क्लास अभी स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न देखो कैसे बनेगा. बोलो सबसे पहले क्या बनेगा CVB ना सेंटर में क्या होगा CVB. सो क्लास ये होगा CVB ऐसा. सो दिस विल बी द CVB. समझ में आ रहा है दैट इज सेंट्रल ब्राइट बैंड. अरे यस और नो समझ में आ रहा है क्लास. ये होगा सेंट्रल ब्राइट बैंड. तो सबसे पहले CVB फॉर्म हुआ यहाँ पे. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ CVB है ना रेफरेंस के लिए सेंट्रल वाला. तो CVB और वो कैसा है ब्राइट है. अब अंडरस्टैंड करना CVB से डिफरेंट डिस्टेंस पे डिफरेंट बैंड फॉर्म होगी. बोलो अब CVB के बाद देखो फर्स्ट ब्राइट कहाँ पे फॉर्म होता है लैम्डा डी बाई डी पे और फर्स्ट डार्क कहाँ पे फॉर्म होता है लैम्डा डी बाई 2d पे. तो बोलो ये डिस्टेंस कम है कि ये डिस्टेंस कम है. कहना है ये वाला डिस्टेंस कम है ना. तो डार्क का डिस्टेंस कम है फ्रॉम द CVB. तो बोलो सबसे पहले कौन फॉर्म होगा डार्क के ब्राइट जिसका डिस्टेंस कम होगा वो ना. सो अब CVB के बाद क्या फॉर्म होगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डार्क ऐसा लाइक दिस. यहाँ पे डार्क फॉर्म होगा ऐसा इस तरीके से. सो बोलो ये क्या होगा दोनों जगह पे जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा इक्विवेलेंट चलेगा वो. ये CVB के ऊपर और CVB के नीचे द थिंग्स विल बी सेम. सो फर्स्ट डार्क एंड फर्स्ट डार्क. बोलो इसके बाद आगे क्या होगा बोलो अब ये वाला डिस्टेंस हो गया फर्स्ट डार्क बन गया. बोलो अभी नेक्स्ट डार्क कभी बनेगा 3 लैम्डा डी बाई 2d पे और फर्स्ट ब्राइट के लिए क्या है लैम्डा डी बाई डी. तो बोलो अभी कौन सा डिस्टेंस कम है ये वाला ना फर्स्ट ब्राइट का. सो अब क्या फॉर्म होगा फर्स्ट ब्राइट ऐसा. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट नाउ. यस और नो. सो यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट यहाँ पे फर्स्ट ब्राइट. अरे यस और नो. अब देखो आगे अगर मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ
लाइक दिस। तो बोलो अभी आगे क्या होगा, फर्स्ट ब्राइट के बाद क्या होगा बोलो। अब किसका डिस्टेंस पहले आ रहा है, सेकेंड डार्क का ना, फिर सेकेंड ब्राइट का। सो सेकेंड डार्क देन सेकेंड ब्राइट देन थर्ड डार्क। बोलो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड डार्क देन सेकेंड ब्राइट देन थर्ड डार्क। अरे यस और नो, इस तरीके से बोलो क्या फॉर्म होगा, स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न। सो याद रखिएगा सीबीबी के बाद पहले क्या आता है, डार्क। सो फर्स्ट डार्क देन फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क देन सेकेंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क देन फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क देन सेकेंड ब्राइट, and the total interference pattern will be formed on the screen. This way we get steady interference pattern by Young's double slit experiment, a very important and a spectacular experiment to show interference of light and formation of steady interference pattern. समझ में आ रहा है क्या क्लास? इस तरीके से स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होता है, इस तरीके से सब चीज होगा। आई होप। नेक्स्ट क्लास, अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म, समथिंग कॉल्ड एज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। क्लास एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे। बोलो ये स्क्रीन पे ये जो ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फॉर्म हो रहा है ना, ये बैंड्स फॉर्म हो रहा है, दे आर फॉर्मिंग अ बैंड। ऐसा बैंड दिख रहा है लाइट का, और यही बैंड को हम और एक वर्ड से बुला सकते हैं, दैट इज फ्रिंज। अब सर ये बैंड कैसे फॉर्म हो रहा है, पॉइंट क्यों नहीं फॉर्म हो रहा है? बोलो सोर्स है ना, दिस आर टू सोर्सेस लाइक दिस। बोलो ये सोर्सेस से लाइट कैसे आएगा, ऐसे डाइवर्ज करेगा ना, ऐसे इट विल डाइवर्ज, जैसा प्रोजेक्टर करता है, प्रोजेक्टर से लाइट आ रहा है ना ऐसा। सो एक सोर्स से लाइट आया, दूसरे सोर्स से लाइट आया और स्क्रीन पे जाएगा। तो बोलो प्रोजेक्टर से जब लाइट जाता है तो क्या फॉर्म करता है, ऐसा बैंड ना, ऐसा एरिया। तो इससे भी जब लाइट जाएगा ऐसे, इससे भी जब लाइट जाएगा ऐसे, तो बोलो क्या फॉर्म करेगा, बैंड, नॉट अ पॉइंट। और वो बैंड को हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रिंज। सो यू कैन कॉल इट एज डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, लाइक दिस। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फ्रिंजेस, there is formation of bands, not points, because it is projected, because it is diverging, because the light is going like this, it is spreading out, and if it is spreading out ऐसा कुछ form होगा। Do you get my point? So class अभी next is हम लोग एक term सीख रहे हैं, that is fringe width और band width, और इसका जो denotion होता है ना, denotion, it is capital X. So small x, capital X, small d, capital D are the four important things here. आप देखो फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ हमको क्या बताएगा, ये जो यहाँ पे बैंड्स फॉर्म हो रहा है उसका विड्थ कितना है, व्हाट इज द विड्थ, कैसा है उसका विड्थ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा, बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ। सो बेसिकली बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ क्या बताता है, इट गिव्स यू, बैंड विड्थ और फ्रिंज विड्थ क्या बताएगा आपको, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द विड्थ ऑफ द बैंड्स विच आर फॉर्म्ड। इसका डेफिनेशन देखो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू consecutive bright band or dark band. Distance between center of two consecutive bright band or dark band is called band width. समझ में आ रहा है क्या क्लास? ये होगा बैंड विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड और डार्क बैंड इज कॉल्ड बैंड विड्थ। सिंपल वर्ड्स में याद रखना है क्या बताता है, विड्थ ऑफ द बैंड्स फॉर्म्ड। सो क्लास ऐसा डिस्टेंस बिटवीन टू एनी कंसेक्यूटिव बैंड्स। सो बोलो कैसे फाइंड आउट करेगी, अगर मुझे बैंड विड्थ फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इस तरीके से ना, लाइक दिस। बोलो ये सीबीबी है तो इसका सेंटर है। बोलो इसका कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड मतलब क्या, फर्स्ट ब्राइट ना,
कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड मतलब क्या, फर्स्ट ब्राइट या तो ऊपर या तो नीचे, तो ये जो डिस्टेंस होगा, बोलो ये डिस्टेंस क्या होगा, x, यस और नो, ये होगा बैंडविड्थ। बोलो ये डार्क बैंड के लिए भी हो सकता है, बोलो ये क्या है, दिस इज फर्स्ट डार्क एंड दिस इज सेकेंड डार्क, कंसेक्यूटिव है ये, सो बोलो ये क्या होगा, x, दिस इज व्हाट, दिस इज बैंडविड्थ। सो बैंडविड्थ के लिए हमको कंसेक्यूटिव ब्राइट बैंड और कंसेक्यूटिव डार्क बैंड लेना पड़ता है, तो हमको क्या मिलता है, बैंडविड्थ। मतलब if I say I want to find out bandwidth, so distance between 7th bright and 8th bright और distance between 7th bright and 6th bright, इन दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या कहूंगा, बैंडविड्थ। If I talk about dark band, distance between 9th dark and 10th dark, distance between 9th dark and 8th dark, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा उसको मैं क्या कहता हूँ, बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बैंड्स गिव्स मी व्हाट, बैंडविड्थ। ईदर इट इज व्हाट, ईदर इट इज डार्क बैंड और ब्राइट बैंड। बट क्लास अभी मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा इसको, अंडरस्टैंड करना। बोलो इफ आई वांट टू फाइंड आउट बैंडविड्थ दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 7th ब्राइट एंड 8th ब्राइट। सो क्लास अब मैं क्या करूंगा पता है, अब मैं इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा फ्रॉम द CVV। So I will calculate distance of 7th bright from the CVV, distance of 8th bright from the CVV, क्योंकि रेफरेंस CVV है ना, और बोलो इन दोनों का डिफरेंस will give me what, bandwidth. Similarly, if I want to find out bandwidth between, that is bandwidth in terms of 9th dark and 10th dark, so I will find out distance of 10th dark from the CVV. I will find out distance of 9th dark from the CVV. बोलो डिस्टेंस ऑफ 10th डार्क माइनस डिस्टेंस ऑफ 9th डार्क विल बी गिव मी व्हाट, बैंडविड्थ। समझ में आ रहा है? तो बैंडविड्थ कैसे फाइंड आउट करता है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव बैंड के बीच में जो डिस्टेंस है वो, इधर ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, कैसे फाइंड आउट करने का, जो दो बैंड लिया उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फ्रॉम द CVV एंड द डिफरेंस विल गिव यू व्हाट, बैंडविड्थ। अरे यस और नो, समझ में आ रहा है क्लास व्हाट आई एम सेइंग? डिस्टेंस बिटवीन 21st ब्राइट एंड 22nd ब्राइट, 21st ब्राइट एंड 20th ब्राइट गिव्स मी व्हाट, बैंडविड्थ। कैसे कैलकुलेट करूंगा, डिस्टेंस ऑफ 21st ब्राइट फ्रॉम द CVV, डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट फ्रॉम द CVV, बोलो इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या देगा, बैंडविड्थ। डिस्टेंस ऑफ 24th डार्क एंड डिस्टेंस ऑफ 25th डार्क, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज बैंडविड्थ। How will I calculate distance of 24th dark from the CVV, distance of 25th dark from the CVV, इन दोनों का डिफरेंस मुझे क्या देगा, बैंडविड्थ। सो देखते हैं, बोलो अब फॉर ब्राइट बैंड, तो बोलो दो कंसेक्यूटिव बैंड लेना ना, फॉर ब्राइट बैंड क्या होगा, x फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द CVV, डिस्टेंस क्या होता है, x विल बी व्हाट, n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बोलो अगर मैंने इसके +1 लिया तो ये क्या हो जाएगा, n+1 लैम्डा D बाय स्मॉल d, है ना, कंसेक्यूटिव बैंड। अब बोलो इन दोनों को सबट्रैक्ट किया, so x of n+1 minus x of n will be what, n+1 lambda d by small d minus n lambda d by small d। बोलो इसका जो आंसर आएगा ना, बोलो ये डिफरेंस ही क्या है, दिस इज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ, दैट इज x which will be lambda कैपिटल D by स्मॉल d। ये होगा इसका आंसर, कैलकुलेट कर सकते हो आप। सो दिस विल बी व्हाट, दिस इज बैंडविड्थ और फ्रिंज विड्थ। बोलो it depends upon what, it depends upon, first is wavelength, second is capital D and third is small d। बोलो कैपिटल D के साथ रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट, स्मॉल d के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स। बोलो बैंडविड्थ जितना ज़्यादा होगा उतने बड़े बड़े बैंड्स फॉर्म होंगे, और जितने बड़े बड़े बैंड्स फॉर्म होंगे उतना स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न बराबर से क्लियरली दिखाई देगा। सो अगर आपको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए तो d ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए तो स्मॉल d कम होना चाहिए। इसलिए तो बोला है इन द कंडीशंस कि डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज मस्ट बी लेस एंड डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन मस्ट बी मोर। अरे येस और नो, क्योंकि हमको बैंडविड्थ ज़्यादा चाहिए, जितने अच्छे बैंड्स फॉर्म होंगे उतना अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा।
yes or no? अब क्लास similarly you can find out for डार्क बैंड. सो बोलो बहुत डार्क बैंड अगर मैंने कंसिडर किया, बोलो एक्स ऑफ एन क्या होगा, 2n माइनस वन लैम्डा डी बाई 2d एंड एक्स ऑफ एन प्लस वन क्या होगा, कुछ भी ले सकता हूँ ना मैं, प्लस वन, 9th डार्क 10th डार्क और 9th डार्क 8th डार्क, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एन प्लस वन माइनस वन लैम्डा डी बाई 2d. अभी आप क्या करोगे, इसका डिफरेंस लोगे, एक्स ऑफ एन प्लस वन माइनस एक्स ऑफ एन, ये होगा x और इसका भी जो आंसर आएगा वो आएगा लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. इसका आंसर क्या आएगा, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. इससे क्या पता चलता है क्लास कि दोनों ब्राइट बैंड के लिए और डार्क बैंड के लिए बैंडविड्थ कैसा है, सेम. सो देयर आर सम पॉइंट्स हमको जो यहाँ पे लिखना होगा. सबसे पहले बोलो दोनों ब्राइट बैंड और डार्क बैंड के लिए बैंडविड्थ कैसा है, सेम. सो फॉर ऑल द बैंड्स फॉर्म ईदर इट इज ब्राइट बैंड और डार्क बैंड, द बैंडविड्थ, द विड्थ ऑफ द बैंड्स इज सेम. सो क्लास सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल बैंड्स हैव इक्वल विड्थ. सेकेंड इज ऑल बैंड्स, बोलो सबका डिस्टेंस दिखता है आपको, ये उसका भी, ऑल बैंड्स आर इक्वली स्पेस्ड, है ना. सब बैंड का जो स्पेसिंग है इन द बैंड सेम है, बराबर से पूरी तरह से, ऊपर भी और नीचे भी इक्वली स्पेस्ड है. एंड थर्ड इज ऑल ब्राइट बैंड्स हैव इक्वल इंटेंसिटी. हर एक जो भी बैंड फॉर्म हुआ है, 100 ब्राइट बैंड हो या CBB हो, सबका इंटेंसिटी कैसा है, सेम. सो क्लास ये आपको पॉइंट्स याद रखना है. सो क्लास दिस इज ऑल अबाउट Young's double slit experiment. So we are done with the conditions, we are done with what is Young's double slit experiment. I hope everything here is very much clear with you. So class, starting with the synopsis part. चलो सबसे पहले हमने स्टडी किया अबाउट, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने स्टडी किया अबाउट सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स. वी टॉक्ड अबाउट सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के लिए हमने स्टडी किया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ना. सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होगा जो हमने सीखा है भाई, दैट इज y बार इज y1 बार प्लस y2 बार प्लस y3 बार, द इक्वेशन फॉर द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. ये ऐसा चलता रहेगा. समझ में आ रहा है क्लास ये. फिर नेक्स्ट बोलो सुपर पोजिशन का जो इफेक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस. सो वी टॉक्ड अबाउट इंटरफेरेंस, यस और नो. और ये इंटरफेरेंस के कितने टाइप्स हो गए, तो सबसे पहला होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. सो फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. अब ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है इसके लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस है ना. मतलब जो भी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वो तब होगा जब वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. बोलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या था, व्हाट वाज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बोलो क्या था, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस फाई शुड बी E1 मल्टीपल ऑफ पाई ना. क्या होगा, E1 मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n पाई और E1 मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3. अरे यस और नो. नेक्स्ट वॉज हमने बात किया था इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस. बोलो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इट विल बी, अगर मैं पाथ डिफरेंस को डिनोट करूँ P.D से, सो दिस विल बी व्हाट, कैन आई से, इट विल बी n लैम्डा और
2n lambda by 2 which is even multiple of lambda by 2, जहाँ पे भी n का वैल्यू क्या होगा 0 1 2 3. This was condition for what? This is condition for what? It is for constructive interference. बोलो उसके बाद सेकंड क्या था? Second we talked about was destructive interference. हमने बात किया था अबाउट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. बोलो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस वाज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, दैट इज 2n minus 1 पाई, है ना. कंडीशन क्या होगा? इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड ऑल. सो ये 1 2 3 ऐसा होगा. So this will be the phase difference. And next, if we talk about path difference, so बोलो path difference क्या होगा? It should be odd multiple of lambda by 2, that is 2n minus 1 lambda by 2, that is odd multiple of lambda by 2, जहाँ पे n क्या होगा 1 2 3 ऐसा. समझ में आ रहा है? So ये होगा for constructive interference, ये होगा for destructive interference. सो ये कंडीशन हमने सीख ली है, यस और नो. अब क्लास सो ये फर्स्ट जो हमने पॉइंट सीखा दैट इज सुपरपोजिशन, सेकंड इज कंस्ट्रक्टिव, फिर क्या बात किया डिस्ट्रक्टिव. मैं सारे जितने भी फॉर्मूला हमने स्टडी किया है मैं सब साथ में लिख रहा हूँ, और इसके बीच बीच में आई विल गिव यू द पॉइंट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज. सो हम पूरा एक सिनॉप्सिस बना रहे हैं चैप्टर का, जिसमें हम सब लिख रहे हैं कि जो पॉइंट्स हमने कवर कर लिए अभी तक और जो पॉइंट्स हमको कवर करना है, हम सब एक साथ सीख के एक साथ लिखते हैं, एक साथ सब रखेंगे. सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट विल मेक योर एमसीक्यूज मोर सिंपल फॉर यू. समझ में आ रहा है क्लास? नेक्स्ट क्लास, अगर इसी को मैं एक थोड़ा अलग फॉर्म में लिखूं, लाइक इफ आई से कि जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस को मैं लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ k टाइम्स लैम्डा बाई 2. मैंने क्या लिखा है? k टाइम्स लैम्डा बाई 2, जहां पे k जो है ना, k कैन बी वॉट? k कैन बी रिटर्न एज, यहाँ पे अगर k जो है अगर वो even हुआ, even, सो कैन आई से even मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 ना. सो बोलो अकॉर्डिंग टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यहाँ पे क्या बनेगा? कैन आई से देयर विल बी ब्राइट बैंड और ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे अगर k ऑड हुआ सो क्या होगा? इट विल बी अ डार्क बैंड और डार्क फ्रिंज. सो k कैन बी इवन, k कैन बी ऑड. मतलब यही जो कंडीशन मैंने यहाँ पे लिखा है इसको मैंने इसके फॉर्म में लिख दिया. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पाथ डिफरेंस कैन बी k लैम्डा बाई 2, वेयर k कैन बी इवन फॉर ब्राइट बैंड, दैट इज वॉट कंस्ट्रक्टिव, एंड k कैन बी ऑड फॉर डार्क बैंड, दैट इज वॉट डिस्ट्रक्टिव. बोलो k का वैल्यू क्या हो सकता है? 2n ना, फॉर बीइंग इवन, और k का वैल्यू क्या हो सकता है? इट कैन बी 2n minus 1 फॉर वॉट? ऑड. सो ये हमको क्या देगा? ब्राइट. ये हमको क्या देगा? डार्क. इट इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट. क्या आप सिर्फ याद रख सकते हो कि कंडीशन पाथ डिफरेंस क्या होता है? k लैम्डा बाई 2. अगर k जो वैल्यू दिया है वो इवन है तो ब्राइट बैंड, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. k जो वैल्यू दिया है वो अगर ऑड है सो डार्क बैंड, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डू यू गेट माई पॉइंट? समझ में आ रहा है सबको ये? So these are first 3 points. I hope this is clear with you. Next class talking about point number 4. जो भी रिजल्टेंट वेव हमको मिलता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की वजह से, हमने फाइंड आउट किया था ना उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, सॉरी रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, कि जो रिजल्टेंट वेव आ रहा है उसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा. सो क्लास जब हम लोग बात करते हैं वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सो बोलो फॉर्मूला क्या था फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? ए आर स्क्वायर विल बी वॉट? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2
cos phi। बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, आई आर विल बी वॉट, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi। यस और नो। बोलो यहाँ पे इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू वॉट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? नेक्स्ट क्लास आगे बात करते हैं। अभी ये हमको क्या मिल गया, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्लास अब यहां पे बोलो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन आई से इंटेंसिटी कैसा होगा, मैक्सिमम ना। सो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वो पॉइंट पे हमेशा इंटेंसिटी कैसा होता है, मैक्सिमम। सो आई मैक्सिमम क्या होगा, कैन आई से द फॉर्मूला विल बी रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर। यस और नो। ये फॉर्मूला बनेगा किसका, रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यस और नो। इफ I1 और I2 दोनों जो सोर्स है उन दोनों का इंटेंसिटी अगर सेम है, इफ द इंटेंसिटी इज सेम, तो बोलो क्या होगा, कैन आई से I max विल बी इक्वल टू 4I, है ना। I max क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4I। और बोलो अगर मैं बात करता हूँ अबाउट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सो बोलो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैन आई से इट विल बी A1 प्लस A2। ये हमने लिखा हुआ है पहले भी, वही सिर्फ लिख रहा हूँ मैं। सो A max इज A1 प्लस A2, I max इज वॉट 4I। क्लियर है ये। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, बोलो इंटेंसिटी सेम तो एम्पलीट्यूड सेम ना, तो A max कितना आएगा, A max विल बी 2A। This all is written, so this is for constructive interference। बोलो for destructive interference क्या होगा, बोलो जब destructive interference होता है तो इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम हो जाता है ना, तो मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 द होल स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू वॉट, विच विल बी इक्वल टू A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। यस और नो, ऐसा होगा। नेक्स्ट इज इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो बोलो मिनिमम इंटेंसिटी का वैल्यू कितना आता है, 0। दिस वी ऑल नो, दिस इज फॉर व्हाट, डार्क बैंड। यस और नो। बोलो ए मिनिमम क्या हो सकता है, ए मिनिमम विल बी A1 माइनस A2 ना, एंड इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, इंटेंसिटी सेम तो एम्पलीट्यूड सेम, तो बोलो A मिनिमम का वैल्यू भी कितना आएगा, A माइनस A, दैट इज 0। ऐसा और नो। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कैंसिल आउट करता है ना, इसीलिए फॉर्मूला आता है। सो ये होगा फॉर्मूला फॉर व्हाट, I मिनिमम। यस और नो, डू यू गेट माई पॉइंट क्लास? यहाँ पे और एक फॉर्मूला होता है जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं यहाँ पे, दैट इज एक सिर्फ लिखने का तरीका है उसको, दैट इज इफ आई टेक रेशियो ऑफ I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। अगर मैं I मैक्सिमम और I मिनिमम का रेशियो लेता हूँ तो बोलो क्या आएगा, कैन आई से इट विल बी A1 प्लस A2 द होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 द होल स्क्वायर। मान लो क्लास यहाँ से या यहाँ से अगर मैं यहाँ से A2 को कॉमन लेता हूँ, सो बोलो ये क्या हो जाएगा, इफ आई टेक A2 कॉमन दिस विल बी A2 का स्क्वायर इंटू A1 अपॉन A2 प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन A2 का स्क्वायर इंटू A1 अपॉन A2 माइनस 1 द होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। बोलो ये जो A1 बाई A2 होता है ना, इसको हम कहते हैं स्मॉल r, दिस इज एम्पलीट्यूड रेशियो।
क्या कह रहे हैं हम लोग इसको, एम्पलीट्यूड रेशियो, दैट इज जस्ट टू कंपेयर एम्पलीट्यूड ऑफ 1 and 2, जो भी दो सोर्स से जो वेव्स आ रहे हैं उनका एम्पलीट्यूड हम कंपेयर कर रहे हैं। तो बोलो इसके टर्म से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैन आई से इट विल बी r+1 द होल स्क्वायर अपॉन r-1 द होल स्क्वायर। सो दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग इट। सो कभी कभी क्वेश्चन में हमको r वगैरह का वैल्यू दिया होता है और हमको बोला होता है कि फाइंड आउट करो रेशियो ऑफ आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम। सो दिस इज द वे वी डू इट। सो आई होप क्लास ये वाला पॉइंट जो है दिस इज क्लियर। दिस इज पॉइंट नंबर 4। सो दिस इज क्लियर विथ यू। सो याद रखना R1/R2 क्या होता है, दिस इज सॉरी A1/A2 क्या होता है, दिस इज R, दैट इज एम्पलीट्यूड रेशियो। एंड इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का रेशियो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। सो रिमेंबर दिस, दिस इज पॉइंट नंबर 4। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट पॉइंट नंबर 5। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर MCQ। ये एक न्यू पॉइंट है, खाली याद रखना, यहाँ पे ध्यान देना। चलो बोलो, हमने रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बोला है, IRS I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2 cos phi, है ना। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अब क्लास हियर इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, मतलब दोनों जो सोर्स है उसका इंटेंसिटी सेम है। सो बोलो क्या हो जाएगा, IR क्या होगा, इट विल बी 2I प्लस, कैन आई से दिस विल बी 2I, है ना, सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो आप, cos phi। सो बोलो 2I कॉमन हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos phi। बोलो 1 प्लस cos phi क्या होता है, इट इज 2I, कैन आई से 1 प्लस cos phi, तो मैं क्या लिखूंगा, टेल मी, दिस विल बी 2 cos स्क्वायर 5/2 ना। सो ये क्या हो जाएगा, IR विल बी 4I cos स्क्वायर 5/2। बोलो 4I ये किसका वैल्यू होता है, आई मैक्सिमम का ना। सो दिस IR कैन बी रिटन एज व्हाट, इट कैन बी रिटन एज I max cos स्क्वायर 5/2। सो क्लास ये एक फॉर्मूला है, दिस इज द वे ऑफ राइटिंग इट। समझ में आ रहा है क्लास। सो ये एक इस तरीके से हम लिख सकते हैं IR को, दैट इज 4I cos स्क्वायर 5/2, IR इज I मैक्सिमम cos स्क्वायर 5/2। दिस इज वन मोर वे ऑफ राइटिंग रिजल्टेंट इंटेंसिटी। डू यू गेट माई पॉइंट। सो आई होप दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, दिस पॉइंट इज क्लियर विथ यू। ये आप देखना हम जब अभी MCQ करेंगे, सो ये पॉइंट हम लोग यूज़ करते हैं। इज दिस क्लियर, आई होप दिस मच इज क्लियर विथ यू। नेक्स्ट क्लास पॉइंट नंबर 6। अब क्लास ये फॉर्मूला हमने यूज किया, दैट इज फेज डिफरेंस इज व्हाट 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। ये आपने क्लास वेव मोशन वगैरह भी यूज किया होगा, इसको आप वहां पे डिनोट करते थे x से। सो इट इज 2πx/λ फेज डिफरेंस ना, इसको आप डिनोट करते थे फाई से। सो आप फाई को क्या लिखते हो, तो डेल्टा भी बोल सकते हो उसको, दैट इज 2πx/λ। नेक्स्ट इज इसका और एक फॉर्मूला होता है, बोलो ये जो फेज डिफरेंस हमने लिखा है पहला वाला, बोलो ये क्या है, पाथ डिफरेंस, मतलब किसके टर्म्स में, डिस्टेंस के टर्म्स में, लेंथ के टर्म्स में। अब अगर मैं कंसीडर करूं फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो देखो फॉर्मूला क्या हो जाता है, इट इज 2π/T, दैट इज टाइम पीरियड इनटू टाइम डिफरेंस, दैट इज स्मॉल t। तो लिखा है ना आपने, फाई को क्या लिखते थे, 2π/T, दिस इज 2πx/λ, है ना, y इज इक्वल टू a sin 2π t/t minus x/λ। So phase difference in terms of time and phase difference in terms of length, that is distance. Do you get my point? So इस दो तरीके से हम लोग phase difference को find out कर सकते हैं in terms of path difference and the time difference. समझ में आ रहा है क्लास ये? Next is class point number 7. ये important है क्लास, अब अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे, दिस इज important. MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, इसके ऊपर MCQs है, हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी के लिए पॉइंट समझ लो, वी आर टॉकिंग अबाउट
कंडीशन फॉर नो interference. We are talking about condition for no interference. कि जब भी मल्टीपल सोर्सेज है, मल्टीपल सोर्सेज से मल्टीपल वेव्स आ रहा है और सुपर पोजिशन कर रहा है, सुपर पोजिशन होने के बाद भी देयर इज नो इंटरफेरेंस. और अगर इंटरफेरेंस नहीं होगा तो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव नहीं हो रहा है, यस और नो, ब्राइट डार्क वैसा सा फॉर्म नहीं होगा. तो उसके लिए कंडीशन क्या है? व्हाट इज कंडीशन फॉर नो इंटरफेरेंस व्हेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स टेक्स प्लेस? सो क्लास अंडरस्टैंड करना. सबसे पहला कंडीशन है इफ फेज डिफरेंस इज π/2, 3π/2, 5π/2 एंड सो ऑन. मतलब क्या कि यहाँ पे if I say कि देयर आर टू सोर्सेस, है ना, S1 S2, और ये पॉइंट पे ये दोनों का वेव्स आ रहा है ऐसा, इस तरीके से. सो बोलो ये पॉइंट पे जब आके वो मिला तो अगर उनके बीच में जो फेज डिफरेंस इट इज π/2, 3π/2 एंड सो ऑन. सो बोलो इसका जो रिजल्टेंट, कैन आई से फेज डिफरेंस इफ इट इज π/2, 3π/2. सो बोलो कंस्ट्रक्टिव होने के लिए और डिस्ट्रक्टिव होने के लिए व्हाट इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? E1 मल्टीपल ऑफ पाई. व्हाट इज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. सो बोलो अगर π/2 है, 3π/2 है, इसमें से कोई भी वैल्यू लिया तो क्या वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? वंस अगेन आई विल रिपीट, जब ये वेव आके मिल रहा है, ये वेव आके मिल रहा है, बोलो ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? सुपर पोजिशन ना. तो जब ये पॉइंट पे सुपर पोजिशन हो रहा है, व्हेन द सुपर पोजिशन इज टेकिंग प्लेस, बोलो सुपर पोजिशन के बाद क्या होना चाहिए? इंटरफेरेंस है, या तो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव. बोलो पर कंस्ट्रक्टिव होने के लिए और डिस्ट्रक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन है. फॉर कंस्ट्रक्टिव व्हाट इज द कंडीशन? E1 मल्टीपल ऑफ पाई फेज डिफरेंस के टर्म्स में. एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई. But class, tell me, if the phase difference is π/2, if the phase difference is 3π/2, is it even multiple of pi? Is it odd multiple of pi? No. So if it is not even multiple of pi, it is not satisfying condition for constructive interference. If it is not odd multiple of pi, it is not satisfying condition for destructive interference. So there is no condition satisfied for either constructive, either destructive. और अगर condition satisfy नहीं होता है so वहाँ पे ना constructive interference होगा ना destructive interference होगा, कुछ भी नहीं होगा. So there is no interference. समझ में आ रहा है क्लास? सो अब अगर इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा? सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi. तो बोलो अगर phi को मैंने π/2 सब्स्टिट्यूट किया तो बोलो cos phi/2 क्या हो जाएगा? दिस विल बी cos phi/2, सॉरी cos π/2. सो cos π/2 क्या होगा? cos 90. cos 90 क्या हो जाएगा? 0. सो अगर यहाँ पे cos 90 0 है तो बोलो क्या बच जाएगा? I1 प्लस I2. सो इफ I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, तो बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना आएगा? इट विल बी 2I. मतलब क्या होगा? दोनों वेव्स का इंटेंसिटी सिंपली ऐड होगा. समझो मेरी बात को, इंटरफेरेंस नहीं हुआ है. इंटरफेरेंस होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो 4I आना चाहिए. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो 0 आना चाहिए. बट यहाँ पे ना कंस्ट्रक्टिव हो रहा है ना डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, देयर इज नो इंटरफेरेंस. तो इसीलिए क्या कर रहा है? वेव सिर्फ आके एडअप हो रहा है. एडअप हो रहा है एज इन उनका इंटेंसिटी ऐड हो रहा है. और इंटेंसिटी कितना दे रहा है? 2I. मतलब ऐसा ही है ना क्लास कि यहाँ पे दो सोर्स है, देयर आर टू सोर्सेज, वन सोर्स हियर, वन सोर्स हियर. सो इससे एक वेव आया, इससे एक वेव आया. सो यहाँ पे जब वो दोनों वेव आके मिला और सुपरपोजिशन किया तो ना कंस्ट्रक्टिव हुआ ना डिस्ट्रक्टिव हुआ. बट बोलो आपको जो इंटेंसिटी दिखाई देगा वो क्या होगा? इसका इंटेंसिटी प्लस इसका इंटेंसिटी, दैट इज 2I ना, है ना. अगर मैं ऐसा बोलूँ आपको, ये बोर्ड के ऊपर ये लाइट आ रहा है, सो मान लो मैंने सिर्फ पहले एक ही सोर्स लगाया तो उसका लाइट आ रहा है. अब दूसरा सोर्स लगाया उसका भी लाइट आ रहा है. सो बोलो आपको ये बोर्ड पे लाइट ज़्यादा दिखता है, इंटेंसिटी ज़्यादा दिखता है कि उतना ही दिखता है जितना पहले सोर्स का था? ज़्यादा दिखता है ना. मतलब इंटेंसिटी क्या हुआ? बढ़ा ना. और वो इंटेंसिटी कैसे बढ़ा है? इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, बट वो इंटेंसिटी बढ़ा कैसे है? सिंपली ऐड होके. तो जब ये याद रखो कि when there is no
interference, when there is no interference, intensity will simply add up. समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि इंटरफेरेंस हुआ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे इंटेंसिटी कुछ आएगा ही नहीं. ऐसा नहीं है. इंटरफेरेंस जब होता है तो कंस्ट्रक्टिव के लिए 4i आना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए 0 आना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, 2i आ रहा है. 2i आ रहा है मतलब इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, पर सुपरपोजिशन हो रहा है ना. सुपरपोजिशन मतलब ऐड हो रहा है वो, but there is no interference taking place here because it is not satisfying the condition for interference. So intensity gets simply added और वहाँ पे एक लाइट आएगा of intensity 2i. Is this clear? और ये कब होगा, जब फेज डिफरेंस ये होगा. ये समझ में आ रहा है क्या क्लास? सो दिस कंडीशन गिव्स यू नो इंटरफेरेंस. सेकेंड कंडीशन देखो, इसमें क्या होगा. सेकेंड विल बी, बोलो, हमने सीखा है स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए, तो सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दो सोर्स जो होता है वो कैसे होने चाहिए, कोहेरेंट. यस और नो, द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट. अगर कोहेरेंट नहीं होगा, उनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होगा, तो वहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म होना डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट मतलब क्या, पॉसिबल ही नहीं है. डू यू गेट माई पॉइंट? सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन कंडीशन में सबसे पहला कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न क्या कहा था कि द टू सोर्सेस मस्ट बी कोहेरेंट. अगर कोहेरेंट सोर्सेस होगा तभी फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा, तभी इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, तभी इंटरफेरेंस आपको दिखाई देगा. अगर दोनों सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है, मतलब if two sources are not coherent, that is incoherent. Incoherent का मतलब होता है not coherent. ऐसा, ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ऐसा. सो ये अब दोनों सोर्स जो है वो इनकोहेरेंट है. सो बोलो यहाँ पे ऐसा, ये वेव आ रहा है ऐसा, यहाँ पे मिल रहा है. तो यहाँ पे जब मिल रहा है तो बोलो इनके बीच में फेज डिफरेंस कांस्टेंट है कि रैंडम फेज डिफरेंस? देयर विल बी रैंडम फेज डिफरेंस ना. यस और नो, देयर विल बी रैंडम फेज डिफरेंस. सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, हमको कोहेरेंट सोर्स ही चाहिए. फ्रीक्वेंसी अलग होने पे इंटरफेरेंस नहीं कर सकते. सुपर पोजिशन हम लोग कंसिडर नहीं करते. हमने क्या कहा है, सुपर पोजिशन के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी सेम. फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेम होगा. डू यू गेट माई पॉइंट? फ्रीक्वेंसी मस्ट भी सेम, तभी सुपर पोजिशन होगा, तभी इंटरफेरेंस का इफेक्ट आएगा. कंस्ट्रक्टिव होगा तो डिस्ट्रक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा. सो क्लास यहाँ पे क्या होगा अभी बोलो, रैंडम फेज डिफरेंस तो हम क्या कहेंगे, देयर इज नो इंटरफेरेंस. सो यहाँ पे भी क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल सिंपली एड अप, है ना. सो मतलब आप अभी भी ऐसा सोचना मत, ये सोचो खाली, बोलो दो सोर्स है, दो इनकोहेरेंट है, ये एक इनकोहेरेंट सोर्स, ये एक इनकोहेरेंट सोर्स. हमने बोला है ना कि दो अलग अलग कोई भी सोर्स ले लो आप, एनी टू डिफरेंट सोर्सेज आर ऑलवेज इनकोहेरेंट, दे आर नॉट कोहेरेंट. हम लोग एक ही सोर्स से, प्राइमरी सोर्स से दो जो सोर्स बनाते हैं सेकेंडरी, वो कोहेरेंट होता है ना. ये दुनिया में जितने भी दो अलग अलग सोर्स है वो कैसे है, इनकोहेरेंट है, नॉट कोहेरेंट है. सो बोलो अगर मैं दो सोर्स लूँ यहाँ पे, एक सोर्स, बोलो दोनों कोहेरेंट है कि नॉट कोहेरेंट? दे आर इनकोहेरेंट. सो इससे एक लाइट आएगा, इससे एक लाइट आएगा, इसका एक इंटेंसिटी I1, इसका एक इंटेंसिटी I2. सो बोलो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको क्या दिखेगा, इट विल बी I1 प्लस I2 ना. बोर्ड पे जो इंटेंसिटी आने वाला है दोनों का मिलके आएगा, और सिंपली कैसा होगा, I1 प्लस I2. आप सोच सकते हो ना, पहले मैंने एक लाइट स्टार्ट किया तो बोलो आपको थोड़ा लाइट दिखा बोर्ड पे, फिर मैंने दूसरा लाइट स्टार्ट किया तो थोड़ा और ज़्यादा ब्राइट दिखेगा ना आपको. तो इंटरफेरेंस वगैरह नहीं हो रहा है, दैट इज़ ऑल फाइन. बट क्या हो रहा है, इंटेंसिटी से वाके मिल जा रहा है और सिंपली एडअप हो रहा है. और कितना आंसर दे रहा है, I1 प्लस I2, है ना. तो जब इंटरफेरेंस होता है तो 4i या तो 0 आता है, या तो जो भी है उसका वैल्यू उसके हिसाब से. बट जब नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा, तो इंटेंसिटी सिंपली एडअप होता है, ये आपको याद रखना है. और उसके लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन ये कि फेज डिफरेंस π/2 3π/2 हो सकता है. और दूसरा क्या, कि अगर कोहेरेंट नहीं हुआ, इनकोहेरेंट सोर्सेज है, तो इंटरफेरेंस नहीं होगा. रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I1 प्लस I2. डू यू गेट माई पॉइंट? क्या ये आपको समझ में आता है? सो दिस इज पॉइंट नंबर 7. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज क्लास पॉइंट नंबर 8.
relation between intensity and width, intensity and width of slit, intensity and width of slit. सो I जो है I, याद रखना रिलेशन क्या होता है बता रहा हूँ मैं, इंटेंसिटी इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विथ ऑफ स्लिट. स्लिट क्या है ऐसा ना, ये स्लिट है, ये जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज स्लिट ना, ये एक स्लिट हुआ ना. सो स्लिट का मान लो यहाँ पे एक सोर्स है, यहाँ पे एक सोर्स है. सो स्लिट का ओपनिंग दैट इज विथ, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा लाइट को पास होने देगा ना, और जितना ज्यादा लाइट आएगा, जितना ज्यादा रेज आएगा, जितना ज्यादा वेव्स आएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी, है ना, यस और नो. तो जितना ज्यादा उसको स्लिट में ओपनिंग मिलेगा उतना ज्यादा क्या आएगा, लाइट आएगा, उतना ज्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी. अरे बट ऑब्वियस ना यार, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो विंडो है, तो विंडो को मैंने पूरा ओपन रखा है, सो विड्थ ज़्यादा है ना अभी, सो लाइट ज़्यादा आ रहा है, इंटेंसिटी ज़्यादा. अब मैं विंडो को क्लोज करने लगता हूँ, सो विंडो को जैसे जैसे क्लोज कर रहा हूँ तो बोलो मैं क्या कर रहा हूँ, विड्थ को बढ़ा रहा हूँ, कम कर रहा हूँ ना, तो इंटेंसिटी भी कम होते आएगा. और जैसे विंडो पूरा क्लोज कर दूंगा, सो बोलो विड्थ क्या हो गया, जीरो, तो इंटेंसिटी भी क्या होता है, जीरो. देयर इज नो लाइट, डार्कनेस हो जाएगा ना यार. डू यू गेट माई पॉइंट. सो विड्थ जितना ज़्यादा होगा स्लिट का उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी. विड्थ जितना कम होगा उतना कम क्या होगा, इंटेंसिटी. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम, द रिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ऐसा कि अगर ये ऐसा है, सिर्फ इतना ही विड्थ है स्लिट का, है ना, सो उसका इंटेंसिटी कम होगा. बट अगर मैं स्लिट के विड्थ को बढ़ा देता हूँ ऐसा, तो बोलो ज़्यादा लाइट जाएगा ना, और ज़्यादा लाइट जाएगा तो इंटेंसिटी भी ज़्यादा. बिकॉज व्हाट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी विल डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ना, दैट इज ब्राइटनेस. और ब्राइटनेस किस पे डिपेंड करेगा, द नंबर ऑफ रेज कमिंग. और बोलो जितना स्मॉल ओपनिंग होगा उतना कम नंबर ऑफ रेज आएगा, उतना कम इंटेंसिटी. जितना ज़्यादा बड़ा ओपनिंग होगा उतना ज़्यादा इंटेंसिटी, क्योंकि उतना ज़्यादा विथ है, उतना ज़्यादा रेज आ रहा है. सो इंटेंसिटी ऑफ विथ में रिलेशन कैसा है, it is directly proportional. If I write the formula, it is going to be I1 by I2, which is equal to W1 by W2, which will be equal to A1 upon A2 the whole square. You know intensity and amplitude are directly proportional. अरे yes or no, ऐसा. सो ये रिलेशन है इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का, वही यूज़ किया है. सो ये एक फॉर्मूला बन जाता है फॉर रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड विथ of slit, which we are using in Young's double slit experiment. I hope this is very much clear with you.